तो देखो शुरू कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जो ऑनलाइन वाले बच्चे थे वो भी कह रहे थे कि सर जब क्लास दें तो उसको रिकॉर्ड कर लेना। ठीक है, तो जो आ रहे हैं ठीक है, और जो ना पा रहे हैं तो वो अपना देख भी लेंगे। ठीक है ना, वो तो जो जाने सो आवे। मेन चीज क्या है, जो चीज समझ में ना आए पूछते रहना है। ठीक है, लाइट जला लेते हैं वहां से। तो देखो पहली बात, आप लोग सोचोगे कि जैसे मान लो यहाँ पर पढ़ाई होती है शॉर्ट हैंड टाइपिंग की, तो क्या शॉर्ट हैंड टाइपिंग की ही भर्ती बताई जाएंगी? तो शॉर्ट हैंड टाइपिंग की तो बताई जाएंगी, साथ में जो है जो और भी भर्तियां हैं उनके बारे में भी। ठीक, तो सबसे पहले हम जो यहाँ पर सेंटर पर आ रहे हैं तो उनसे रिलेटेड भर्तियों की बात करते हैं। हम सीख क्या रहे हैं भाई? एक तो शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, और क्या सीख रहे हैं हम? टाइपिंग। अब टाइपिंग सीख रहे हैं, टाइपिंग भी हम दो प्रकार की सीख रहे हैं, एक तो हिंदी की और एक इंग्लिश की। क्लियर है ना? अब होगा क्या, पहले तो ये आपको इससे पूरा जानकारी मिल जाए कि इससे क्या होगा। तो वह चीज, पहली बात तो आप शॉर्ट हैंड जब टाइपिंग, शॉर्ट हैंड सीखने के साथ में टाइपिंग जरूर सीखनी पड़ती है, क्योंकि जो ट्रांसलेट होता है वो टाइप द्वारा ही होता है। तो ये मौका नहीं मिलता कि खाली शॉर्ट हैंड ही सीखेंगे। तो होगा क्या, भारत के अंदर बेटा चाहे देखो केंद्र सरकार से चाहे राज्यों से, केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से जितने भी डिपार्टमेंट हैं जुड़े हुए उन सब में हम जो है जब ये सीखते हैं तो नंबर 1 पर तो हम स्टेनो, नंबर 2 पर बेटा पीए, नंबर 3 पर पीएस, नंबर 4 पर एपीएस और नंबर 5 पर रिपोर्टर, ये पोस्टें पाते हैं। क्या है? शॉर्ट हैंड टाइपिंग सीख के क्या है, चाहे केंद्र के कोई भी डिपार्टमेंट है चाहे राज्यों के कोई डिपार्टमेंट है, इन पोस्टों को पाते हैं। स्टेनो तो हर एक विभाग में होगा, पीए, पीएस, एपीएस और रिपोर्टर पोस्ट है, ये ज्यादातर विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा इनमें होते हैं। पीए तक भी डिपार्टमेंटों में हो जाते हैं, लेकिन ये वाली पोस्टें ज्यादातर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में मिलती हैं। रिपोर्टर कौन सा? जो कि लोकसभा, राज्यसभा में, जैसे मान लो ये हमारी लोकसभा है, ठीक है, अब यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष बैठे हैं, यहाँ पर हमारे सांसद बैठे हैं, यहाँ पर एक टेबल पड़ी हुई होगी, तो यहाँ जो बैठते हैं वो वाले रिपोर्टर, ये न्यूज वाले नहीं, ठीक है, वो वाली रिपोर्टर पोस्ट बढ़िया पोस्ट होती है। अब हमको ये तो पता लग गई कि हम यदि शॉर्ट हैंड टाइपिंग सीखें तो हमें ये पोस्ट मिल जाएंगे। क्लियर हुआ? शॉर्ट हैंड टाइपिंग अगर हम सीखें तो हमारी जो है ये वाली पोस्टें तैयार हो गई। लेकिन के क्या सर, हम अगर इनको पा भी लें तो कौन कौन से डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात करूं बेटा, आईबी, सीबीआई, इनकम टैक्स, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सारे मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट, क्या है, सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा, राज्यसभा, सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी फोर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी फोर्स हैं। अब राज्य की बात करें तो राज्यों में बेटा विधानसभा, क्या है बेटा, विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है। यहां पर बात करें तो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से जुड़े आपके राज्य के जितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उनमें, ठीक है, डीएम ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, सीडीओ ऑफिस, सीएमओ ऑफिस, सेल टैक्स ऑफिस, इन सब में, पुलिस विभाग में, राज्यों में क्या रहता है बेटा, पुलिस, और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या रहता है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस यानी फोर्स है, उन सब में। अच्छा कि सर फोर्स में आती भी है तो किस नाम से भर्ती आती है? तो वहां स्टेनो तो आती है, लेकिन आती क्या है, जैसे हमारे मान लो पुलिस में आएगी तो पुलिस में आएगी एसआई स्टेनो करके आएगी, क्या आएगी, स्टेनो।
और फोर्स हैं जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, असम राइफल्स, इनमें आएगी पोस्ट इसी नाम की, वो आती है एएसआई, स्टेनो करके, ये नाम से आती है, ये पोस्टर रहती है। तो है क्या, आपने देखा कि सारे डिपार्टमेंट में मिल सकती है हमको जॉब, ये नहीं कि एक आध ही। अब के चलो ठीक है सर, आपने ये बता दिया कि हमें जॉब तो मिल जाएगी, इन डिपार्टमेंटों में मिल जाएगी, तो क्या हम इनके लायक हैं जो मिल जाए? तो देखो मेरी बात सुने ध्यान से, इसमें सबसे पहले योग्यता जो मांगते हैं, ये मैं बाद में खोलूंगा कि ये भर्तियां इन डिपार्टमेंटों की कौन से भर्ती बोर्डों से निकलती हैं। पहले एक प्रारूप बता रहा हूं कि आप लोग शॉर्ट हैंड टाइपिंग सीख रहे हैं तो होगा क्या, मिलेगा क्या। जैसे क्या है कि हमें रुचि तब बढ़ जाती है अच्छी वाली किसी काम में करने के लिए कि उसका हमें शीर्षक पता लग जाए कि होना क्या है और कितनी मेहनत करनी है, तो एकदम आपका ना मन लगा रहता है। कोई आपको सचेत करे या ना करे, एक बार समझ नहीं है तो वो चीज आपको देखना है। तो योग्यता जो रहती है बेटा 12वीं, अधिकतर 12वीं, कुछ जगह ग्रेजुएशन मांगते हैं, कुछ जगह 12वीं के साथ ट्रिपल सी मांगते हैं, कुछ जगह ग्रेजुएशन के साथ ट्रिपल सी मांगते हैं, हर जगह नहीं, कुछ जगह, मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ जगह। कुछ जगह बेटा 1 वर्ष का कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगेंगे इंटर के साथ में, ऐसे ग्रेजुएशन के साथ में मांगेंगे। 1 वर्ष का कंप्यूटर सर्टिफिकेट कौन, देखो ओ लेवल, ए लेवल, ठीक है, ओ लेवल या ए लेवल हो, या फिर आईटीआई से कोपा हो, या आपके पास में हाई स्कूल इंटर में विषय के तौर पर कंप्यूटर विषय रहा हो, या डीसीए, पीजीडीसीए, एडीसीए, ये यूनिवर्सिटी से कर रखे हो आप, किसी इंस्टीट्यूट से नहीं, यूनिवर्सिटी से कर रखे हो, एमसीए वीसीए कोई भी है आपका कंप्यूटर का वह है, ठीक है। तो क्या सर हर जगह, कुछ जगह, वो मैं आपको बता दूंगा कहां कहां 1 वर्ष का मांगते हैं, ठीक है ना। तो ये बात पता लग गई कि सर चलो ठीक है, हमको क्या है ये पता लग गई कि शॉर्ट हैंड टाइपिंग सीखने से हमको क्या होगा, ये वाली पोस्टें मिल रही हैं और सारे डिपार्टमेंटों में मिल रही हैं। योग्यता ये है, तो कोई बच्चा 12वीं से तो 12वीं वाली लेता रहेगा, जब ग्रेजुएशन हो जाए तो ग्रेजुएशन वाली लेता रहेगा। अच्छा कि ठीक है सर, आयु वगैरह, हम आयु वगैरह है हमारी ना, तो देखो बेटा कुछ जगह 18 से ही शुरू होनी है इसकी भर्ती, कुछ जगह खत्म हो जाएगी बेटा 25, कुछ जगह 27 पे, कुछ जगह 28 पे एज खत्म हो जाएगी, कुछ जगह 30, कुछ जगह 35, कुछ जगह 40, कुछ जगह लास्ट 42, इस एज तक भर्तियां मिल जाती हैं इसकी। जो आप देखते हो ना ग्रुप में, वो ग्रुप में बैच में आते हो तो आपसे आगे पीछे के बैच में देखेंगे कुछ एजड भी है, कुछ वैसे हैं, तो वो क्या है, आस बनी रहती है कि इतनी एज तक हम ले लेंगे पोस्ट इनसे। बात क्लियर हो गई, साक्ष्य आपको पता लग गया। यदि हम शॉर्ट हैंड टाइपिंग सीख रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमको इन सारे डिपार्टमेंटों में हम क्या कर रहे हैं, ये वाली पोस्ट ले रहे हैं। कि सर यदि हम शॉर्ट हैंड नहीं ना सीखें, मेरी टाइपिंग ही सीखें, तो क्या मिलता है हमको, तो इन्हीं सारे डिपार्टमेंटों में, इन्हीं सारे डिपार्टमेंटों में इसी योग्यता के साथ फिर पोस्टें मिलती हैं आपको। ये भाई क्या होगा, यही योग्यता रहती है अधिकतर और यही वाली आयु रहती है, लेकिन इनमें होता क्या है, पोस्ट कौन सी मिल जाती हैं, तो पोस्ट मिल जाती है बेटा, इसमें पोस्ट मिलती हैं आपको, देखेंगे पहली बात तो एक तो देखा होगा आपने, सीजीएल की परीक्षा दी है आप लोगों में किसी ने, तो सीजीएल में भी आप क्या करेंगे कि आप जब पेपर निकाल देते हैं उसमें भी टाइपिंग चाहिए होती है, तो टाइपिंग की वहां आवश्यकता है। एक तो कौन, सीजीएल, इसमें टाइपिंग मांगेंगे, उसमें शॉर्ट हैंड की जरूरत नहीं है। ऐसे ही एक पोस्ट होती है आरओ और एआरओ, आरओ एआरओ, ये 2 प्रकार की पोस्टें होती हैं बेटा। एक तो होती है विधानसभाओं में, ठीक है, विधानसभाओं में निकलती है आरओ एआरओ की, और एक निकलती है वहीं के हाई कोर्ट में। तो वहां भी क्या होगा कि मैन रिटन के साथ में आपको टाइपिंग भी देनी पड़ेगी। कुछ जगह तो चॉइस होती है कि हिंदी की कि अंग्रेजी की, लेकिन कुछ जगह क्या होगा कि हमको दोनों ही देनी है, समझ रहे हैं। बाकी मैं विस्तार से बताऊंगा कि कौन से भर्ती पे क्या। अभी एक प्रारूप बता रहा हूं कि आपने शॉर्ट हैंड टाइपिंग करी तो ये बने आप हर एक डिपार्टमेंट में, योग्यता और आयु मैंने बता दी। और यदि हम निरी टाइपिंग ही करते हैं
तो हम क्या बन रहे हैं, इन्हीं सारे विभागों में, जैसे ये वाली पोस्ट आ गई, ये आ गई, कौन आ गई, फिर क्लर्क। क्लर्क को कई नामों से पुकारते हैं, ठीक है, कैसे, जैसे जूनियर असिस्टेंट, टाइपिस्ट, लिपिक, वरिष्ठ सहायक, क्या है, जैसे बोलते हैं ना हेड क्लर्क, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, टाइपिस्ट, इस तरीके से ये भर्तियां आती हैं। तो वो किन से मिलती हैं, डायरेक्ट इससे, टाइपिंग सीखने से, ठीक है। क्या होगा कि रिटन हुआ, रिटन आपने क्वालिफाई कर दिया तो टाइपिंग टेस्ट होगा, आपने वो निकाल दिया तो आप उसमें लग जाते हैं। बात क्लियर हुई। हम अगर शॉर्ट हैंड टाइपिंग सीख रहे हैं तो ये वाली पोस्टें मिल रही हैं, और मेरी टाइपिंग सीख रही है तो सीजीएल में जो टाइपिंग है वह फिलहाल ये नहीं कि टाइपिंग बेस पे ये वो रिटन आपको निकालना है, उसके बाद टाइपिंग होती है। ऐसे आरओ में रिटन प्लस आपकी टाइपिंग। क्लर्क की जितनी पोस्ट हैं, जैसे क्लर्क नाम बहुत हैं इसके, क्लर्क के भाई बाबू भी बोलते हैं, लेपिक भी बोलते हैं, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट भी बोलते हैं, हेड क्लर्क, ठीक है, वो प्रमोशन वाली पोस्ट हो जाती है, और कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, इन्हीं के नाम है सारे वो, लिपिक, ये वाले नाम जो हैं इनसे ही जुड़े हुए हैं। तो हम देखेंगे तो ये वाली भर्तियां हमको पता लग गई इन्हीं डिपार्टमेंटों में, और ये चीज करने से मिल गई। तो ये आपको एक अंदाजा लग गया ना कि हमको शॉर्ट हैंड कर रहे हैं तब भी फायदा है, और टाइपिंग कर रहे हैं तब भी फायदा है। अब आप एक चीज देखेंगे, हम तुम जो यहाँ शॉर्ट हैंड टाइपिंग सीख रहे हैं, तो आप अपने घर पर निरीक्षण करना आसपास में, तो आपको ना बच्चे मिल जाएंगे भाई बैंक की तैयारी करते हुए। किसकी मिल जाएंगे, बैंक की तैयारी करते हुए, या फिर शिक्षक की तैयारी करते हुए, ठीक है, कोई पीसीएस, आईएएस, ठीक है, या सैनिक की, या फिर क्या बेटा, लेखपाल, बीडीओ, पुलिस, इनकी आपको तैयारी करते हुए खूब मिल जाएंगे। अब सर्च करना इन पोस्टों के नाम की तैयारी करने वाले, तो आपको ना के बराबर मिलेंगे। वैसे सीख बहुत रहे हैं, लेकिन बात क्या करी जाए, निकलेगा एग्जाम तो तभी जब आपके पास में शॉर्ट हैंड की स्पीड है या टाइपिंग की स्पीड है। किसी ने 4 दिन सीख ली तो क्या शॉर्ट हैंड या टाइपिंग आ गई क्या उसको? तो वह बात है कि वो तैयार कितना है। अब एक बात देखना, आप लोग जब भर्ती डालते हैं तो कहाँ खोजते हैं, या सरकारी रिजल्ट पे या जॉब अलर्ट पे? तो देखना इन नाम से जो भर्ती आ रही है, ये एक सप्ताह में कभी कभी तो एक आधी बार आती है। एक सप्ताह का मतलब समझ रहे हो, कोई सरकार बनी भाई, लेखपाल, बीडीओ, पुलिस की भर्ती क्या है, राज्य सरकारी तो निकालेगी। तो ये वाली भर्तियां देखना कि किसी सप्ताह में तो एक आधी बार आती है। अब ये वाली भर्तियों की बात करें इन नामों से, देखना आप कि सरकारी रिजल्ट पे या जॉब अलर्ट पे हर एक महीना कोई ना कोई डिपार्टमेंट में आती रहती है। तो आपके पास में अगर शॉर्ट हैंड है और टाइपिंग है तो आप निकाल सकते हो एग्जाम। आपने देखा ना यहाँ पर बच्चे हर महीने कोई ना कोई रिजल्ट खुलता रहता है, लगते रहते हैं। यहां पर कई बच्चों ने 2 जॉब है, 3 जॉब है, 4 जॉब है, ऐसे करके ले ली। क्या है कि ज्वाइनिंग, जैसे यहाँ पर ज्वाइनिंग करी बच्चे ने तो आया, समझा दिया। अब जितनी भर्तियां आती हैं हर एक महीने आती हैं, मैं कहता हूँ ये फॉर्म डाल दो, ये फॉर्म डाल दो, ये फॉर्म डाल दो। परीक्षा दी उसने, आज उसका रिजल्ट खुला, उसमें भी नंबर, कल उसका रिजल्ट खुला, उसमें भी नंबर। इस तरीके से जो फ्लैक्सी लगी पड़ी है ना, शुरू में देखेंगे लड़का उसने 5 जॉब ले रखी है, यहाँ से 3 तो कोर्ट में ले ली यहाँ से, ऐसी भर्तियां हैं। उसके बराबर में उसका भाई, उसने खुद 2 तो स्टैनो की यहीं से ले ली, ऐसे करके हैं बच्चे। तो बात समझ में आ गई क्या है कि हम यदि शॉर्ट हैंड टाइपिंग सीखते हैं तो ये वाली पोस्टें पा जाते हैं। अब एक बात बताओ, जो शॉर्ट, अब आप इनकी बात करें इन वाले भर्तियों की, तो ये बिना लिखित परीक्षा के नहीं मिल सकती। इनमें आपको पेपर देना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा, तभी आपको मिलेंगे, समझ गए। लेकिन इनका क्या प्रारूप है, इन भर्तियों की आप बात करें तो कुछ जगह लिखित परीक्षा नहीं होती है। क्या नहीं होती है? लिखित परीक्षा। भर्ती आई, आपने फॉर्म डाल दिया, शॉर्ट हैंड वाली में शॉर्ट हैंड का टेस्ट निकाल दिया, टाइपिंग वाले में टाइपिंग का टेस्ट निकाल दिया, तो आप लग गए, रिटन होता ही नहीं है।
लेकिन इसमें क्या है, इनमें रिटन ही होना है। तो अगर आप बात करें इनकी, कोई बच्चा अगर तैयारी कर भी रहा है तो 6 विषय की तैयारी कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा? 6 विषय में बेटा, नंबर 1 तो हिंदी, नंबर 2 जीके जीएस। भाई जीके जीएस में पार्ट बन जाते हैं इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटी और अपने करंट वगैरह सारी चीज, लेकिन विषय तो इसी में काउंट होंगे वो। तीसरा अंग्रेजी, चौथा मैथ, पांचवा रीजनिंग, छठा कंप्यूटर। अब कंप्यूटर भी आता है, तो भाई इनको तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। मैं कहता हूं 2 विषय और पढ़ ले बच्चा, जैसे क्या है कि शॉर्ट हैंड कर ले और टाइपिंग कर ले। इन्हें विषय माने एकदम सिर पे ना ले, धीरे धीरे करके करेगा ना तो बढ़ जाएगा। क्या होगा, इन बच्चों को तो जो खाली 6 विषय की तैयारी कर रहे हैं ना, इनको तो यही भर्तियां मिलेंगी। लेकिन 2 विषय आपने बढ़ा लिए तो आपको क्या है, ये तो मिल रही है, कोई रोक थोड़ा ही लेगा इनमें फॉर्म डालने को आपको। एक तो आपको ये भी मिल रही है प्लस ये भी मिल रही है, तो थोड़ा जल्दी लगने का चांस यहाँ पर बच्चों का इसी वजह से बना रहता है। खुद बच्चे ये कह के गए हैं यहाँ पर जब लगते हैं कि सर अगर हम इस लाइन में ना होते ना तो हम भी जो रह गए हमारे साथ के बच्चे उनके ही लाइन में होते, अभी हमको जो है जॉब नहीं मिल पाई होती। तो बात समझ में आई? तो इससे क्या है, ये क्या है, एक विषय तौर पे बढ़ाना है आपको, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग। जैसे हर विषय पढ़ना है वैसे यहाँ पर 1 घंटे की क्लास है आपकी, और बाकी क्या है अपने घर पे जैसे विषयों को टाइम देते हैं वैसे इस पे दे दिया, हो गया काम। एक आप प्रारूप आपको समझ में आ गया। शॉर्ट हैंड टाइपिंग सीखने से क्या होगा हमको, एक तो हर एक डिपार्टमेंट में हमको भर्ती मिल जाती है। काहे की शॉर्ट हैंड टाइपिंग करेंगे तो इनकी, और यदि हम मेरी टाइपिंग करेंगे तो इनकी मिलती है। समझ में आ गया? अब ये हमको एक प्रारूप समझ में आ गया, कोई बात पूछनी है यहाँ पर? नहीं ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमें पता लग गया। अब एक बात है कि सर किसमें क्या मांगते हैं, कहां से इनकी भर्ती निकलती है, कौन से किस तरीके से, तो बात करते हैं कि सर आईबी में कैसे पहुंचेंगे हम, सीबीआई में कैसे पहुंचेंगे, और कैसे पहुंचेंगे कहां कहां, और कि सर अपने यूपी में जो पैट होता है वो किसके लिए है। तो देखो क्या है, पहले क्या था, भर्ती प्रोसेस जो थी वो क्या था, डिपार्टमेंट अपनी खुद निकालते रहते थे। उनमें क्या है, एक चयनित समिति बना दी जाती थी, वही निकालते थे वही लगाते थे। अब क्या काम के कारण क्या है, क्या आयोग बना दिए, भर्ती बोर्ड बना दिए, उनको ठेका दे रखा है, वो करवाते हैं, और वो भी क्या दे देते हैं, कंपनियों को दे देते हैं ठेका। इस तरीके से रहता है। अब बात समझेंगे ध्यान से। आपके बेटा यूपी के, क्या है बेटा, यूपी के कितने जिले हैं, 75। अब इनके कोर्ट में, किन में बेटा, कोर्ट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इनके जो कोर्ट है, हर एक कोर्ट में कम से कम 9, 10, 11, 12, कहीं 9, 10, कहीं 11, 12, कहीं 15, 16 जजों की जरूरत होती है, और हर एक जज पे कहीं किसी को 2 स्टेनो, किसी को 1 स्टेनो, और काफी क्लर्क रहते हैं। तो इनकी भर्ती जो है इकट्ठी करके, हर एक कोर्ट की भर्ती इकट्ठी करके हर साल, तो इसको दे देते हैं। इसका हर राज्य में एक बेटा हाई कोर्ट होता है, क्या होता है, अपना हाई कोर्ट कहाँ है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो यहाँ पर भर्ती बोर्ड है, ये सारे कोर्ट क्या करते हैं, अपनी भर्तियों को इनको भेज देते हैं, और जो इकट्ठा करके अपनी दे देते हैं कि भाई ये भर्तियां पूरी कराओ। तो इससे क्या होगा, जब भी ये भर्ती निकालेगी तो आप क्या होंगे, यूपी के 75 जिलों में आप स्टेनो बन के पहुंचेंगे, क्लर्क बन के पहुंचेंगे, ऐसे होगा। तो इलाहाबाद कोर्टों में स्टेनो बनने के या क्लर्क बनने के लिए हमें कौन सी भर्ती की जरूरत पड़ेगी, इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो आएगी। बात क्लियर हो गई पहली? इसमें पैट की कोई आवश्यकता नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा कि सर एक बात बताएं, यूपी में ही
यूपी पुलिस में हम जब स्टेनो पहुंचेंगे या क्लर्क पहुंचेंगे, वो कौन सी भर्ती से पहुंचेंगे फिर? तो यूपी में ही यूपीपी भर्ती बोर्ड है इनका, तो ये निकालता है। और जब ये निकालता है ना, तो ये भी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में एसपी एसएसपी खुद पुलिस मुख्यालय में उनके लिए स्टेनो और क्लर्क बनाने के लिए अपनी अलग भर्ती निकालते हैं। एक तो ये अभी निकली हुई है सिविल की, लेकिन ये एक निकालते हैं। अभी मैं खाली बता रहा हूं कि कौन सी भर्ती से कहां पहुंच रहे हैं। एक तो शॉर्ट एंड टाइपिंग से प्रारूप बताया, अब ये बता रहा हूं कि कौन सी भर्ती से कहां। फिर इनके सिलेबस खोलूंगा मैं, फॉर्म भरने से लेके एंड तक। तो ये जब निकालती है तो बेटा आप यूपीपी में ही स्टेनो और क्लर्क बनते हैं, लेकिन यहां पर पेट की आवश्यकता नहीं है। बात क्लियर हो गई? इससे कहां पहुंचे हम भाई? अपने राज्य में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें पहुंचेंगे स्टेनो बन के। अगर कोई और राज्य का है और आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंचते हैं बेटा, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंचेंगे तो आपका राज्य का जो हाई कोर्ट है वो निकालेगा। कहां से हो आप? झारखंड से। तो झारखंड में बेटा झारखंड हाई कोर्ट निकालेगा, तो आप क्या होंगे? झारखंड में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें आप पहुंचेंगे। सही है? और ऐसे ही आपके राज्य की पुलिस निकालेगी, तो वो आपके राज्य के सारे राज्य के डिस्ट्रिक्टों में एसपी एसएसपी और खुद वहां के पुलिस मुख्यालय में स्टेनो बनाने के लिए निकालेगी। तो आपको भी कोई पैट की जरूरत नहीं है। पैट जो है उत्तर प्रदेश के भर्ती में कहां है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बेटा? इससे कहां पहुंचेंगे? कोर्ट में स्टेनो बन के। और इसमें क्या बेटा? पुलिस विभाग में स्टेनो क्लर्क बन के। अब चलो ठीक है, हम सर कोर्ट में पहुंच गए, पुलिस विभाग में, लेकिन जो डीएम एसडीएम हैं उनके स्टेनो कैसे बनेंगे फिर? तो बेटा यूपी ट्रिपल एससी अपने यूपी का एक आयोग बना पड़ा है। क्या है? आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। ये भर्ती क्या करता है? अपने यूपी के जो राजस्व डिपार्टमेंट है, ग्रुप डी के डिपार्टमेंट है, उन सब में जो है ग्रेड डी के जो डिपार्टमेंट है उनमें सब में आपको पहुंचाती है। जैसे कौन भर्ती? लेखपाल हो गई, बीडीओ हो गई, ठीक है, ट्यूबवेल ऑपरेटर हो गई, आबकारी विभाग में आबकारी पुलिस की हो गई, ठीक है, ये वाली भर्तियां हो गई। तो ये वाली जो भर्ती निकलेगी इससे यूपी ट्रिपल एससी से निकलेगी। कौन निकलेगी बेटा? लेखपाल, बीडीओ, ठीक है, और आपकी हो गई जो आपने भर्ती देखी होगी एएनएम जीएनएम, ठीक है, वो भी इससे ही निकलती है यूपी ट्रिपल एससी से। आपके राज्य की बता रहा हूँ आप, और मान लो और किसी राज्य के तो वो अपने उनके जो आयोग है या खुद भर्ती बोर्ड है उनका खुद निकालता है। फिर क्या हो गया? आपके बेटा ये स्टेनो की निकालता है और फिर ये निकालता है क्लर्क की। तो जब ये भर्ती निकालता है तो ये तो लेखपाल, बीडीओ और स्टेनो क्लर्क जब बनाता है ना, तो यूपी के बेटा 75 के 75 जिलों में भेजता है ये बनाकर, लेखपाल, बीडीओ, स्टेनो, क्लर्क। स्टेनो कहां बैठेंगे और क्लर्क कहां बैठेंगे? तो ये बेटा यूपी के अपने जितने डिपार्टमेंट हैं जो कि राजस्व डिपार्टमेंट में गिनती होती है, जैसे कि डीएम, एसडीएम, सीडीओ, सीएमओ, सेल टैक्स, ठीक है, सेल टैक्स, खाद्य एवं रसद विभाग, क्या पीडब्ल्यूडी, इन सभी डिपार्टमेंटों में स्टेनो बनने के लिए क्या करते हैं? ये यूपी के 75 के 75 जिलों की काउंट करी स्टेनो की और क्लर्क की, फिर क्या करते हैं? इनकी भर्ती पूरी करा के इन डिपार्टमेंटों में ये भेज देते हैं। समझ गए? तो आपसे कोई पूछे कि भी डीएम एसडीएम के स्टेनो कैसे बन पाएंगे, तो आपके राज्य में यानी यूपी में तो ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से पहुंचते हैं। और राज्य के बेटा उनका आयोग है तो ठीक वो निकाल देता है, अन्यथा क्या करते हैं? डायरेक्ट डिपार्टमेंट निकाल देते हैं या उनके मुख्यालय से निकलती है। ठीक है, अब यूपी ट्रिपल एससी से जो भी भर्ती निकलेगी उसके लिए पैट की आवश्यकता है बेटा।
जिस व्यक्ति ने प्लेटफॉर्म में बैठा है तो वो इससे जो भी भर्ती निकलेगी उसमें उसका रजिस्ट्रेशन और हर एक भर्ती का वो नंबर का लिस्ट लगता है कि भाई इसकी कितने पर बच्चों को एक्सेप्ट करेंगे, इस पे कितने की, तो आपके पैट में जितने नंबर बढ़िया होंगे उतने ही फायदा रहता है। जैसे कहा 100 नंबर का पेपर था बेटा, 100 नंबर में मान लो आपके 60 आए, कितने आए 60, तो लेखपाल की भर्ती आई, उन्होंने कही कि जिन बच्चों के 55 नंबर है, कितने 55 नंबर से ऊपर हैं, उनका फार्म जो है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, किसमें लेखपाल की भर्ती में। लेकिन 55 से नीचे है किसमें पैट में नंबर, तो उनके रिजेक्ट। ये उनकी रहती है, एक क्रिया समझ में आ गई। ऐसे स्टानो वीडियो में ऐसे करके इनकी लिस्ट लगेगी। तो पैट की आवश्यकता कहाँ है बेटा, यहाँ पर। अच्छा सर हम पता लग गई, एक तो हम कोर्ट में स्टानो जाने के लिए, क्लर्क जाने के लिए पता लग गई, हम जो है उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट में जाने की पता लग गई कि वो पुलिस डिपार्टमेंट निकालता है, यहाँ भी पता लग गई कि पैट की आवश्यकता नहीं, यहाँ भी पैट की आवश्यकता नहीं, लेकिन यहाँ पे पैट की आवश्यकता है। लेकिन किसी राज्य के अलग अलग राज्य हैं आप, ठीक है, बच्चे आए हुए हैं, तो आप समझे बेटा, हाई कोर्ट में मेन परीक्षा होगी, ठीक है, वहां की विधानसभा की मेन परीक्षा होगी, वहां पैट वैट की जरूरत कोई नहीं है, क्या पता आपकी कोई भर्ती की लगा दी है, वो पहले से बता दूंगा मैं, ठीक है। और वहां के डीएम एसडीएम कार्यालय में भर्ती के लिए नोटिस उनका आयोग या भर्ती बोर्ड निकालता है, वो आपको बता देंगे, उसकी भर्ती प्रक्रिया क्या है वो भी बता दी जाएगी। हम क्या भर्ती के बारे में समझ पाए बेटा, एक कोर्ट में जाने के लिए, दूसरी पुलिस विभाग में जाने के लिए, और ये क्या है, हम डीएम एसडीएम सीएमओ सीडीओ इन डिपार्टमेंट में जाने का रास्ता समझ में आ गए। तो तीसरी भर्ती हमारी ये समझ में आई, ठीक है। अब सर एक बात बताओ, जो आईबी सीबीआई इनकम टैक्स वगैरह है, इनमें कैसे पहुंचते हैं, इनकी भर्तियां कहां से होती है, ये बात जरूरी है, तो इनकी समझें। एक तो आपको मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म टाइपिंग से होगा क्या, बात क्लियर। फिर आपको पता लगे कि कौन सी भर्ती में कैसे पहुंचेंगे, फिर उसका फॉर्म भरने से लेकर जब भर्ती पूरी होती है तब तक का मैं बता के दूंगा, ठीक है। अब कि सर आईवी क्या है बेटा, आईवी सीबीआई इनकम टैक्स, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, समझ आ रहा है, विदेश मंत्रालय, इनमें कहां से पहुंचेंगे। तो ये भर्तियां हो गई बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट की, किसकी भाई, पहली भर्ती किसकी है हमारी, कि कोर्ट में जाने के लिए, दूसरी कौन सी, पुलिस में जाने के लिए, तीसरी किसकी बेटा, हम डीएम एसडीएम ऑफिस में पहुंच रहे हैं, उनके स्टेनो बन के या क्लर्क बन के, उनके लिए, ठीक है। हमको पता लगे कि कहां से पहुंच रहे हैं, लेकिन इनमें कहां से पहुंचते हैं, तो इनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आयोग बना रखा है, कौन बना रखा है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी SSC। ये बेटा क्या करता है, अधिकारी से लेकर निचले स्तर तक की सारी भर्तियां कराता है। जैसे इन्हीं सारे डिपार्टमेंटों में अधिकारी बनाने के लिए सबसे पहले निकालता है भर्ती सीजीएल की, क्या सीजीएल की। सीजीएल से क्या होता है, आप सभी इन्हीं डिपार्टमेंटों में ऑफिसर बन के पहुंचते हैं, ठीक है। फिर ऑफिसर भी मेरे काम नहीं करेंगे, उस डिपार्टमेंट में स्टेनो की जरूरत पड़ती है तो निकाल के देता है एसएससी स्टेनो, ठीक। तो मेरा काम स्टेनो भी नहीं करेंगे, क्लर्क की भी जरूरत पड़ती है तो निकालते हैं एसएससी CHSL, क्या CHSL, या इस नाम से आएगी 10+2 करके, उससे क्या होते हैं, उससे हम इन सारे डिपार्टमेंटों में क्लर्क बनते हैं, क्या बनते हैं, क्लर्क। फिर क्लर्क भी सारा काम नहीं करेगा भाई, फाइल इधर से उधर करने के लिए, ऑफिस खोलने के लिए सारी चीज, तो एक स्टाफ की जरूरत होती है, तो निकालता है एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ। फिर क्या था, जितनी सेनाएं हैं उन्होंने कहा कि भाई बात समझ में आ रही है ना, कौन सी हो गई, एक ऑफिसर के लिए, फिर स्टेनो के लिए, क्लर्क के लिए, फिर स्टाफ के लिए, फिर पांचवी क्या है, फिर हमारी जितनी सेनाएं हैं उनमें अर्धसैनिक बल की जो भर्तियां निकलती हैं, ठीक है, सैनिक पोस्ट है, उसकी भी भर्ती इसी के हाथ में है, ठीक है, जनरल ड्यूटी वालों की तो निकालती है एसएससी जीडी करके, समझ में आ गया। तो एक वो भर्ती आती है, तो उससे क्या बनते हैं, हम सैनिक बनते हैं, ठीक है। अब जितने भी
सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने कंपनियां या जो इंस्टीट्यूट हैं उनके खुद के, उनमें मैकेनिक के लिए जाना होता है तो उसमें निकल के आती है भर्ती एसएससी जेई करके, ठीक है। फिर क्या करा दिल्ली पुलिस ने भी क्या करा कि हमें आप जो है कांस्टेबल की भी भर्ती इसी से दे दो, तो वो निकालता है एसएससी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल करके, दिल्ली पुलिस करके आएगा लिख के। फिर वहां की दिल्ली पुलिस के ऑफिसर भी मांगती है, तो ऑफिसर में भर्ती निकल के आती है सीपीयू करके, क्या आती है सीपीयू करके। तो भर्ती बहुत निकालते हैं, लेकिन हमें किससे काम है वो वाली बात समझेंगे। तो हमें भर्ती से काम है एसएससी स्टेनो से। वैसे आप कोई भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जो भी आपकी योग्यता है, मैं यहाँ पर किसकी बता के चल रहा हूँ एसएससी स्टेनो की। तो एसएससी स्टेनो से जो भर्ती होती है, एसएससी स्टेनो, ये जो भर्ती आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी विभाग और मंत्रालय हैं उनमें आप कौन बनेंगे बेटा स्टेनो। क्लर्क वाली भर्ती से क्लर्क, सीजीएल वाली से ऑफिसर, मल्टीटास्किंग स्टाफ की भरोगे तो उससे वह स्टाफ बनोगे। बात क्लियर होगी। अब हमारा ये कौन सा हो गया चौथा पॉइंट, सही है। इससे पता लग गई हमको कि हम जो है कोर्ट में पहुंचेंगे, इससे पता लग गई पुलिस में पहुंचेंगे, इसमें पता लग गई हम अपने राज्य के डीएम एसडीएम कार्यालय में पहुंचेंगे। और जितने राज्य के और बच्चे हैं उनका हाई कोर्ट अलग निकालेगा और उनके डीएम एसडीएम की अलग उनका बोर्ड बना हुआ होगा, या ऑफिस उनके डायरेक्ट निकालेंगे, या पुलिस डिपार्टमेंट का भर्ती बोर्ड होगा वो डायरेक्ट निकालते हैं। बात क्लियर हो गई। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में जा रहे हैं तो हर राज्य के लिए वो इससे डालेगा, आईबी में जाना चाह रहा है, सीबीआई में जाना चाह रहा है, इनमें जाना चाह रहा है तो वो इससे निकलेगा इसमें। बात क्लियर हुई। अब चलो ठीक है, ये पता लग गई। अब के सर यहां तक पता लग गई, लेकिन फोर्स में कैसे पहुंचेंगे? जो सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, इनमें किससे पहुंचेंगे? तो चौथी पांचवी भर्ती पहले क्या करते थे? सीआरपीएफ, बीएसएफ, सी, आईएसएफ, एसएसबी, असम राइफल्स, आईटी, बीपी, ये सारे के सारे क्या करते थे? इनके खुद के अपने भर्ती बोर्ड थे, ये डायरेक्ट अपनी अपने निकालते रहते थे। लेकिन पिछली साल से क्या हुआ है कि इन्होंने क्या करा है, कंबाइंड भर्ती निकालनी स्टार्ट कर रखी है इनकी, ठीक है। स्टेनो की निकालते हैं एएसआई स्टेनो करके, और क्लर्क की भर्ती निकालते हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल करके, ठीक है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल करके। तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो पोस्ट होती है वो क्लर्क की होती है, समझेंगे। तो अब इनमें आप जाना चाह रहे हैं स्टेनो क्लर्क बन के, तो इनका अब बीएसएफ को दे रखा है। किसको दे रखा है? बीएसएफ को। ये निकालता है सबकी इकट्ठी करके। तो बात समझ में आ गई। इनसे क्या है, आप इनमें स्टेनो और क्लर्क बन के पहुंचेंगे। अब आ जाती है कि सर विधानसभा में कैसे पहुंचेंगे हम? तो विधानसभाओं के, हर राज्य के विधानसभाओं के अपने खुद के भर्ती बोर्ड है, वो खुद ही निकाल देते हैं। बस किसी कंपनी को जरूर दे देंगे परीक्षा कराने के लिए, लेकिन उनका खुद का भर्ती बोर्ड है, वो निकाल देगा। आप जिस भी राज्य से हैं बेटा, उनके खुद के भर्ती बोर्ड है, वो निकालते हैं। कि सर लोकसभा राज्यसभा में, तो लोकसभा राज्यसभा के खुद के भर्ती बोर्ड है, वो भी निकाल देते हैं। लेकिन परीक्षा कराने के लिए कोई भी वो कंपनी चुन लेते हैं। बात समझ में आ गई कि सर ये तो हमारी ये भर्तियों के पता लगे कि इनमें हम स्टेनो ऐसे पहुंचेंगे। और कौन सी भर्ती? आप शिक्षक की कर रहे हो तैयारी, शिक्षक की कर लो। और आप भाई अच्छे खासी अभी एज कौन सी हुई है, आप आईएएस की तैयारी करना चाह रहे हो, आईएएस की करो, पीसीएस की करो तो पीसीएस की करो। भाई आईएएस से क्या बन के जाएंगे आप? भारत के अंदर डीएम बन के, सचिव बन के, सचिव वो हो जाती है प्रमोशन पोस्ट, ठीक है भाई। पीसीएस निकाल दो, वहां भी आप अधिकारी बन के पहुंच रहे हैं। मैं ये नहीं कि यहाँ पर शॉर्ट हैंड टाइपिंग सिखाई जाती तो शॉर्ट हैंड टाइपिंग का ही ज्ञान बताया जाए, सबकी बता रहे हैं। लेकिन क्या है कि आप सबसे जल्दी लेने वाली जो पोस्टें रहती हैं ये जल्दी मिल जाती हैं हर एक उससे। अरे सर इसमें भी हमने बहुत भीड़ देखी है, तो बहुत भीड़ देखी है तो क्या है, तुम जाके ये देखना कि आती किसको कितनी है। परीक्षा हो रही हो तो परीक्षा में तुम चेक करना शॉर्ट हैंड सीखी है, अरे का पेपर ही देना है, टाइपिंग आती है, परीक्षा ही देना है। ऐसी बात करते हुए मिलेंगे आपको बहुत से, आती किसी कुछ नहीं, ठीक है ना। तो आपको ये पता लग गई। अब मैं बता के चलता हूँ, इसके पार्ट्स खोलता हूँ कि कौन सी भर्ती का। हाँ
हाँ रहता है, अब मैं खोलूंगा किसमें क्या कितना रहता है वह चीज। और एक क्या है प्रारूप बताया है मैंने आपको कि भाई शॉर्ट एंड टाइपिंग से होगा क्या वो बता दिया, और कौन से डिपार्टमेंट में किससे जाएंगे ये पता लग गई आपको, ठीक है ना। अब एक एक का भाग खोलते हैं कि जब ये निकालेगा तो क्या फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक क्या कराएगा, ये भर्ती निकालेगा तो ये फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइन तक क्या कराएगा, ये क्या कराएगा, फिर ये क्या कराएगा, ये क्या कराते हैं, वो चीज अब खोलते हैं, ठीक है। बाकी भाई आप लोग युवा हैं तो युवा के तौर पर एक आप अपनी स्थिति जानते हैं कि अगर हमें जल्दी जॉब चाहिए तो कौन सी चुने, और आप बड़ी जॉब ले रहे हैं तो वो कितना देर में ले सकते हैं। एक कहते हैं ना कि एक पहले मिल जाए बाकी बाद में करते रहेंगे, तो बहुत बच्चे आपने देखे भी होंगे, कहानियां भी सुनी होंगी कि पहले कुछ बन गया वो, फिर बाद में बहुत उच्च लेवल की भी निकाल दी, क्या प्रेशर हट जाता है और अपनी वो दिक्कतें होती हैं पैसे वैसे की वो भी सेट हो जाती हैं, जॉब भी कर रहा है अपनी तैयारी भी कर रहे हैं, देखा है ना आप लोगों ने वो चीजें। तो अब एक भर्ती समझा रहे हैं आपको अपने यूपी के सभी जिलों में स्टेनो और क्लर्क बनने के लिए, ठीक है। बाकी आपके राज्य के जो भी होंगे बेटा उनकी मैं खुद का देख के तब बता दूंगा कहाँ क्या है, ठीक है। हर जगह भर्ती बोर्ड बदलते रहते हैं नियम, कभी कुछ, लेकिन अभी आपको यूपी के बता के चल रहा हूं मैं, बताऊंगा सारा, ठीक है। और बाकी इनके सिलेबस भी पीडीएफ बनाकर भी मैं भेजूंगा फॉर्म भरने से लेके लगने तक के, ठीक। पहले यहाँ पर समझ लें तो यूपी के सभी जिलों में स्टेनो क्लर्क बनने के लिए इसकी भर्ती कौन निकालेगा बेटा, अभी क्या बताया था बताओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट इसका भर्ती बोर्ड है, ये खुद निकालेगा, कंपनी को जरूर दे देगा, ठीक है। और इससे क्या पहुंचेंगे यूपी के सभी जिलों में जितने जज बैठेंगे, मतलब कोर्ट में जज बैठेंगे उनके स्टेनो बनने के लिए या क्लर्क बनने के लिए। तो हम नंबर 1 से क्या करेंगे, या तो फॉर्म ही तो डालेंगे, अरे फॉर्म ही तो डालेंगे, तो फॉर्म में होना क्या चाहिए, स्टेनो के लिए और क्लर्क के लिए, एक तो स्टेनो के लिए और क्लर्क के लिए, आपको समझना है। तो बेटा फॉर्म भरने पर सबसे पहले योग्यता की बात करते हैं, आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस ट्रिपल सी, ग्रेजुएशन प्लस ट्रिपल सी, इसमें क्या होना चाहिए 12वीं प्लस ट्रिपल सी, इस भर्ती के लिए ग्रेजुएशन प्लस ट्रिपल सी, उसमें क्या चाहिए 12वीं प्लस ट्रिपल सी। आयु क्या चाहिए सर, आयु है हमारी ना, तो यही 18 से 40 और ये 18 से 40 ये आयु रहती है, या 21 नहीं 18 रहती है, 18 से रहती है, मैं बता दूंगा और देखिए अगर कोई गड़बड़ है 21 से 40, शायद मैंने पिछला प्रिंट निकाल रखा था, मैं देख लूं एक सेकंड, इसमें एज का थोड़ा मैं पहचान लूं। अठारह से 40 है, ठीक है। हाँ स्टेनो वाले में भी और क्लर्क वाले में भी यही है, बात क्लियर हुई यहाँ पे। ये आपका फॉर्म पड़ गया, फॉर्म पढ़ने के बाद में सबसे फास्ट कराता है ये भर्ती, नोटिफिकेशन निकालने से, जिस डेट से नोटिफिकेशन आए ज्वाइनिंग तक देख लेना 5 महीने में पूरी करा देते हैं, सबसे फास्ट है इसकी प्रोसेस, तो सबसे बढ़िया ये है। और ये आने वाली भी है करंट में, तो आपकी कोई तैयारी ना है तो इसकी तैयारी में लगना, जो जिस लायक है, जो स्टेनो लायक है वो स्टेनो और क्लर्क लायक है वो क्लर्क। अब जब आपने फॉर्म भर दिया, और ज्यादातर ये भर्ती प्रक्रिया की जो स्टेप रखता है वो 1.5 महीने 1 महीने में परीक्षा कराता चला जाता है, तो 1 महीने के अंतराल में बेटा होगा पेपर, क्या होगा पेपर होगा, इसका भी पेपर होगा उसका भी, 1 2 दिन के अंतराल में। तो पेपर क्या होते हैं बेटा ऑफलाइन होंगे, क्या होंगे ऑफलाइन,
अब तक ऑफलाइन है, कुछ ऑनलाइन वगैरह की आएगी तो वो सूचना आपको दे दी जाएगी। ठीक है, ऑफलाइन में क्या होगा, इसमें बेटा 200 नंबर पे मेरिट लगती है। क्या लगती है, मेरिट। और इसके पे कितने पे लगती है, 150 नंबर पे। लेकिन पेपर क्या होगा, इसका 100 नंबर का पेपर होगा और इसका भी 100 नंबर का पेपर होगा। तो क्या सर 200 पे कैसे लग रही है मेरिट, वहां 150 पे क्यों लग रही है? तो फर्स्ट स्टेप तो हो गया इस भर्ती का बेटा पेपर 100 नंबर का। इसमें अगर विषय की बात करें 100 नंबर में, तो 25 नंबर की तो जीके जीएस, 25 नंबर की बेटा रीजनिंग नहीं, हिंदी, 25 नंबर की इंग्लिश और 25 नंबर की मैथ। रीजनिंग नहीं होती इसमें, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है इसमें, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। 100 प्रश्न होते हैं और 100 ही नंबर। ये क्या है हमारा इसका पेपर, और सेम इसका भी पेपर यही होता है और यही विषय होते हैं, बस क्या लेवल चेंज हो जाता है, इसका हार्ड तो उसका थोड़ा इजी, इसका हार्ड तो इसका थोड़ा इजी। क्या होंगे, यही चैप्टर होंगे, यही विषय होते हैं। समझ में आ गया? अब 100 नंबर का पेपर यहां हो गया, 100 नंबर का वहां हो गया। अब इसकी मेरिट लगेगी कि कितने बच्चों को इसमें निकाल रहे हैं हम, कितने बच्चों को इसमें निकाल रहे हैं हम, तो उनका लग जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप में बैठने के लिए वो बोलेंगे। तो अगला स्टेप क्या होगा, ये बात यहां तक समझ में आ रही है सबको? मेरिट लगती है बेटा नंबरों पे। जैसे भाई फॉर्म भराया आपने, ठीक है, फॉर्म भरा है तो पोस्टें थी 100, भर गए 1000, तो वो कंपटीशन करा रहे हैं तो नंबरों पे मेरिट लगाएंगे, कितने नंबर वालों को हम लेंगे, इनसे नीचे वाले नंबर को ना लेंगे। समझ गए? तो मेरिट वाली वो वाली बात बताई जा रही है। तो 100 नंबर का तो काम समझ में आ गया कि लिखित परीक्षा होगी, इसमें 200 नंबर में से, यहां भी इसका समझ में आ गया कि 150 में से 100 नंबर में ही पेपर होगा। लेकिन क्या है कि सर इसमें दूसरा स्टेप क्या है फिर 100 नंबर का, तो 100 नंबर का है बेटा, 100 नंबर का तो ये समझ में आ गया बेटा, यहां पर 100 नंबर का ये समझ में आ गया। लेकिन इसमें क्या है 100 नंबर का, 50 का तो है बेटा इसमें, 50 नंबर की तो शॉर्ट हैंड है बेटा। क्या है? शॉर्ट हैंड। समझ में आ रहा है? होगा क्या, 5 मिनट की डिक्टेशन बोलेंगे, डिक्टेशन, जैसे आप लोगों को बोलते हैं ना वैसे ही 5 मिनट की डिक्टेशन बोलेंगे वो, और 80 की स्पीड से बोलेंगे। कितने से? 1 मिनट में बेटा 80 बोल चुके होंगे वो शब्द, और जब 5 मिनट बोलेंगे तो कितने शब्द हो गए होंगे? 400। तो 400 शब्द आप शॉर्ट हैंड में लिख चुके होंगे, फिर उनको लिखने के बाद में उनका ट्रांसलेट करने को देंगे। तो जब ट्रांसलेट, ये तो नहीं कि पूरे दिन में कराते रहे, एक टाइम देंगे, उसके अंदर 30 मिनट देंगे। कितना? 30 मिनट। अंग्रेजी वाले को अंग्रेजी फॉन्ट देते हैं, हिंदी वाले को हिंदी फॉन्ट देते हैं। तो हिंदी फॉन्ट कौन सा देते हैं? तो हिंदी फॉन्ट देते हैं मंगल का इंस्क्रिप्ट, कोई और फॉन्ट की कोई चॉइस नहीं देते। क्या समझ में आया? 50 नंबर का तो हो गया इसमें शॉर्ट हैंड, 5 मिनट की डिक्टेशन होगी। क्या जी सर पेपर और ये एक ही दिन होंगे? पेपर होने के 15-10 दिन बाद रिजल्ट आता है, और उसके पेपर होने के 1 से 1.5 महीने बाद ये स्किल टेस्ट होता है। समझ रहे हैं? तो 1 से 1.5 महीने बाद में क्या होगा उसमें, 100 नंबर में, 100 नंबर में शॉर्ट हैंड हो गई, 5 मिनट की डिक्टेशन, 80 की स्पीड से बोलेंगे, और 400 शब्द, और अनुवाद के लिए जो टाइम देंगे वो कितना देंगे? 30 मिनट। और ट्रांसलेट 30 मिनट में ही करना है। यहाँ बच्चों की जो आपको बढ़वाई जाती है ना कि टाइम बहुत घटाओ घटाओ, तो इस कारण से कि आप लोगों का होने के बाद रीचेक करना है। तो भाई 50 नंबर का ये समझ में आ गया। और 50 नंबर का क्या होगा इसमें, तो 50 नंबर का उसी दिन 10 मिनट बाद होगी बेटा टाइपिंग। क्या होगी? टाइपिंग। तो जब टाइपिंग होगी तो होगी बेटा हिंदी की और होगी बेटा
इंग्लिश की, 10 मिनट की हिंदी की होनी है, 10 मिनट की इंग्लिश की टाइपिंग होनी है। समझ रहे हैं ना? अरे 10 मिनट की हिंदी की और 10 मिनट की इंग्लिश की। हिंदी की मांगेंगे वो 25 की स्पीड और अंग्रेजी की मांगेंगे 30 की स्पीड। कितने की? हिंदी की 25 की और इसकी 30 की। 10-10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा। नंबर कितने देंगे वो? हिंदी की टाइपिंग में 25 नंबर और अंग्रेजी की टाइपिंग में 25 नंबर। कितने नंबर हो गए अब ये? 50 और 50 नंबर का ये हो गया, तो 50 और 50 100। और ये कितना था? 100। अब जो फाइनल मेरिट लगेगी, लगने वाली, वो लगेगी 200 नंबर पर। इसके बाद कोई स्टेप नहीं है, फिर तो ज्वाइनिंग है सीधी। बात समझ में आ गया? कितना सरल है। एक रिटन निकालना है, फिर शॉर्ट हैंड टाइपिंग निकालनी है। हम क्या हो गए, हर कोर्ट में जज के स्टेनो बन जाते हैं अपने यहाँ पर यूपी में। बाकी जिस राज्य का जैसा भी है वो मैं बता देता हूँ कि उसका भर्ती का सिलेबस क्या है। किसी बच्चे को ऐसा अपना लगे तो मैं उसका प्रारूप देख के फिर मैं आपको समझा दूँ, ठीक है ना? तो चलो सर, स्टेनो का तो समझ में आ गया, इसमें क्लर्क का 50 नंबर का क्या काम है? तो इसमें शॉर्ट हैंड तो होनी नहीं है। जो 50 नंबर का जो काम है ना बेटा, वो ये है इसका टाइपिंग। हिंदी की टाइपिंग 10 मिनट की, अंग्रेजी की टाइपिंग 10 मिनट की, 25 की स्पीड हिंदी में और 30 की स्पीड अंग्रेजी में। और नंबर कितने कितने होंगे? 25-25। तो कितना हो गया हमारा? 50 और 100 नंबर ये हो गया, कितना हो गया? 150। बात क्लियर हो गई? इससे बन जाएंगे हम स्टेनो और इससे क्या बन जाएंगे हम? क्लर्क। क्लियर हो गई? फॉर्म भरने से लेके भर्ती तक की प्रोसेस आपको समझ में आ गई। अब के सर आपने यहाँ पर खाली विषय बताएं। क्या बताएं? विषय। कि जीके जीएस आएगा, हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा, मैथ आएगा, लेकिन आपने उनके पार्ट्स नहीं खोले। पार्ट्स क्या है? घटाते बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि कंपनी चेंज होती रहती है ना कुछ भी। तो आप क्या करें, पिछले समय के कम से कम पिछले समय के 5 से 6 पेपर देख लें, 3 ईयर 4 ईयर के, कि मान लो मैथ में बड़ा था पिछले पेपरों में तो कौन से पार्टों में बड़ा था। जैसे बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने बैठ गए, जैसे आज पढ़ने बैठे, जैसे कोई मोटिवेटर वो देख लेते हैं ना वीडियो, या किसी ने समझा दी, तो ऐसे जुनून बढ़ जाते हैं, आज ही पढ़ के मानेंगे, छोड़ेंगे ना। अब जैसे क्या है कि गए तो हिंदी का किताब खोली उन्होंने और लेके बैठ गए संधि, तो पढ़ने बैठ गए। अब कुछ दिन बाद में डिमोटिव भय तो फिर छोड़ दी पढ़ाई। फिर 4 दिन बाद फिर ने मोटिवेट हुए तो फिर लेके संधि बैठ गए। तो बहुत से क्या करते हैं ना, जब भी देखो एक ही चैप्टर को पढ़ते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं, आप लोग पढ़ा करो। परीक्षाओं का जो परीक्षा आती है ना, उनके एग्जामिनरों की बुद्धि को समझ के क्या, कि विषय तो दे रहा है। अब एक बात बताओ, जीएस दे दिया इसने, जीएस थोड़ी बहुत है, बहुत है, लेकिन बात तो उसकी एग्जामिनर की बुद्धि समझो थोड़ी सी, वो कहाँ चल रहा है। ऐसे ही हिंदी, ऐसे ही मैथ, ऐसे ही अंग्रेजी। तो हम उसका दिमाग कैसे पढ़ पाएंगे कि पिछले पेपरों में ये कहाँ तक बढ़ा, हर चैप्टरों में। तो पहले तो वो चैप्टर करो तैयार, फिर अगल बगल की करो। समझ में आ गए? इस तरीके से तैयारी हो जाती है ना। पढ़न में तो जीवन खत्म हो जाए, पढ़ाई खत्म ना होगी। कोई सा विषय लेके बैठ जाओ, तुम बताओ, अरे कोई सा विषय लेके बैठ जाओ, हमें क्या करना, उतना पढ़ना है जितना पढ़ के हम एग्जाम निकाल दें, बाद में लगा जाओ पढ़ते रहो, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गई भर्ती। कुछ पूछना है इस भर्ती में? सैलरी ना बताएंगे बेटा, सैलरी बतेरी, ठीक है। सैलरी इनमें 2800 ग्रेड पे इसका रहता है, 2400 ग्रेड पे यहाँ पर रहता है। ये चीजें वहां पते हो, वो मैं ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा हूँ, ये चीजें ना बोल पाऊंगा, ठीक है ना। तो बाकी जो ऑफलाइन क्लास विदाउट रिकॉर्ड तो पूछ लेना, ठीक है, बता देंगे। बतेरी होती है सैलरी। स्टेनो का क्या होता है कि जैसे मान लो लेटर आया, कोई जजमेंट है कुछ भी, तो जज जो है टाइप नहीं कर सकते उसमें सारी चीजें। जज को तो सोचना समझना ही बहुत है, तो उनका लेटर बनाने वो इनके हाथ में रहता है, सारी देख ले, सही है। ऐसे ये फाइलों को देखना, सारी चीजें इनके हाथ में रहती है। बहुत तेरी अच्छी खासी पोस्ट रहती है, समझ गए।
अब तो तुम सारे समझो, आराम से अपनी तैयारी करोगे इसकी। इसमें हाँ, इसमें जब ये फॉर्म भरवाएंगे स्टेनो वाली भर्ती में, स्टेनो वाली में शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट मांगेंगे। तो ये मांगते कहाँ से? आपने ITI से शॉर्ट हैंड कर रखी हो तो वो डिप्लोमा हो, आपने वो नहीं कर रखी है तो जहां सेंटर से पढ़ रहे हैं और वो सेंटर रजिस्टर्ड है और अच्छी तरीका से उसका डाटा सेव है सरकार के पास, तो वो जहां से आप पढ़ रहे हैं वो खुद बनाकर देते हैं, तो आप लगते हैं। सबसे ज्यादा बच्चे इसी भर्ती से लगते हैं, इस सेंटर, क्योंकि 1.5-2 साल में आ जाती है भर्ती और बच्चे तैयारी कर ही रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनसे ना होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है, बच्चों को क्या होता है, होम डिस्ट्रिक्ट नजदीक आ जाते हैं। पिछले जो बच्चे लगे थे उनको पिछली वाली भर्ती में फिर भी 2 बच्चे अपने ही कोर्ट में बैठे, इस वाली भर्ती में फिर भी 3 बच्चे बैठे यहाँ पर, बाकी आसपास के जिले में ही रहे। समझ गए? एक भर्ती का समझ में आएगा पूरा प्रोसेस, फॉर्म भरने से लेकर लास्ट तक। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो किस में बन जाएंगे आप? इलाहाबाद हाई कोर्ट से हर यूपी के जिलों में, ठीक है, अपने संभल डिस्ट्रिक्ट में, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जितना भी। और बेटा तुम्हारे राज्य का जो है वो देख के क्या भर्ती प्रोसेस है वो बता दी जाएगी, ठीक है। तुम झारखंड से आए और वो छत्तीसगढ़ से आया था, वो बच्चे कहाँ हैं? हैं? नहीं, एक छत्तीसगढ़ से आया था, अजीत था, अजीत भी तो वो आया था, वो झारखंड से ही था, लेकिन उसी के साथ आया था, चला गया था। अच्छा, अब आ जाते हैं अगली बात कि सर हमको तो IB और CBI में जाना है, ये तो कोर्ट्स में पता लग गई। हमको विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय में स्टेनो बन के जाना है, तो कौन है भर्ती फिर वो बताओ, अभी समझाई थी। हाँ, SSC ये निकालता है स्टेनो, स्टेनो ग्रेड, क्या निकालेगा? ग्रेड C और D नाम से निकालेगा। और ये क्या है देखो, इलाहाबाद हाई कोर्ट की क्या है भर्ती, इलाहाबाद हाई कोर्ट की क्या है, 1.5 से 2 सालों में निकलती है, ये हर साल आती है, ठीक है। और जब हर साल आएगी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई पैट की आवश्यकता नहीं, इसमें भी कोई पैट की आवश्यकता नहीं है। तो फॉर्म भरने से लेके बात करते हैं। तो जब फॉर्म भरेंगे तो सबसे पहले क्या चाहिए बेटा? योग्यता। अब योग्यता में क्या चाहिए? सिर्फ इसमें 12वीं, ना कोई SSC, ना 1 वर्ष, ना कोई विषय, ना कोई परसेंटेज, कुछ नहीं, बस 12वीं पास। और आयु सर, तो आयु बेटा 18 से 27, ये किसके लिए है? D ग्रेड के लिए। और 18 से 30 C ग्रेड के लिए। सर ये D और C क्या है मैं बताऊंगा। इन्हीं डिपार्टमेंटों में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट और मंत्रालय हैं, IB, CBI, इनकम टैक्स, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, उसमें कुछ डिपार्टमेंट उच्च रखे हैं, तो उनकी क्या है, उनका पे भी उच्च रखा है उन्होंने, और पे उच्च रखे उसकी थोड़ी भर्ती प्रक्रिया भी थोड़ी उच्च रखते हैं। तो समझा दूं, भर्ती एक ही है, लेकिन इसमें क्या मिलेगा देखो, ग्रेड पे इसमें 4200, 4600 ग्रेड पे की भर्ती मिलेगी, और इसमें 2400 ग्रेड पे की मिलती है। और भर्ती परीक्षा एक ही है, नेक मेहनत की जरूरत है, क्या है वो अभी बताता हूँ। ये आपने फॉर्म भर दिया, 4 से 5 महीने बाद, 2 से 3 महीने बाद क्या होगी इसमें? परीक्षा। और परीक्षा क्या होती है बेटा इसमें? ऑनलाइन। ऑनलाइन परीक्षा होगा। क्या होगा? 200 नंबर का पेपर होगा और 200 ही क्वेश्चन होंगे। कितने? 200 ही प्रश्न। क्या होगा? 100 नंबर की तो होगी बेटा इंग्लिश और 100 ही क्वेश्चन। 50 नंबर का GK GS, 50 नंबर की रीजनिंग। लेकिन एक बात सुन लें, ये पहले सेट रखता था कि जो विषय दे उसी में चलता था, लेकिन अभी भर्ती का पेपर हुआ था 25 में,
तो इसने कुछ भी दिया है, गणित के भी प्रश्न वगैरह दिए थे। तो आप क्या करें भाई, और भी तैयारी कर रहे हैं तो इससे ठेका नहीं है कि यही अपनी वो भी तैयारी रखें, कहाँ तक बढ़ के चलता है। फिलहाल यही है सिलेबस, इसका यही है। अब आपने यदि ये फॉर्म भर के ये वाली पेपर देने जाएंगे तो ये वाला पेपर होगा आपका। अब सीडी का क्या मतलब आएगा, सीडी का ये निकल के आएगा बेटा, जैसे सी की मेरिट रोक दी उन्होंने 155 पे, कितने पे 155 पे, तो डी की रोक देंगे 150 पे। पेपर एक ही है, विषय एक ही है, लेकिन मेरिट नंबर पे रोक देते हैं। अब क्या है, एक स्टेप तो ये हो गया पेपर का। जा इसके बाद में क्या होगा, दूसरा होता है बेटा टेस्ट। क्या होगा, उसको बोलते हैं स्किल टेस्ट। ये क्या है, जैसे उसमें शॉर्ट एंड टाइपिंग का टेस्ट ना हुआ था वैसे इसमें होगा। तो इसमें क्या होगा बेटा, सी में क्या होगा और डी में क्या होगा। तो मैं पहले हिंदी के बता रहा हूं, फिर अंग्रेजी का बता के चलूंगा। इसमें 10 मिनट की डिक्टेशन बोली जाएंगी दोनों में, चाहे हिंदी का है व्यक्ति चाहे अंग्रेजी का है, हिंदी का है बच्चे चाहे अंग्रेजी का। इसमें स्पीड बोली जाती है 100 की, कितनी 100 वर्ड पर मिनट, इसमें 80 वर्ड पर मिनट, 100 वर्ड 80 वर्ड। हिंदी की है तो और अंग्रेजी की है तो। अब बताओ 10 मिनट बोलेंगे तो यहाँ कितने वर्ड हो गए, 1000, और यहाँ 800। अब जब इसका ट्रांसलेट करने देंगे तो टाइम देके चलेंगे। वहां तो एक ही फॉन्ट था, मंगल इंस्क्रिप्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में, यहाँ पर भी पहले चयनित थे लेकिन अब छूट कर रखी है, चाहे आप पूर्तिदेव पे कर लो, मंगल इंस्क्रिप्ट पे कर लो, सीबीआई पे कर लो, कोई से भी फॉन्ट पे कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, क्या है अनुवाद का टाइम कितने देंगे, तो एक तो देंगे हिंदी में और एक देंगे अंग्रेजी में। तो हिंदी में देते हैं बेटा यहां पर 50 मिनट, क्या 50, यहां पर शायद इसको 40 देते हैं, 40 इंग्लिश वाले में। और ज्यादातर बच्चे यहां पर हिंदी वाले आ रहे हैं तो हिंदी वाला बता रहा हूं, 50 मिनट है और ये, और इंग्लिश वाले एक बार कंफर्म कर लेंगे, ठीक है 40, शायद 40 ही देते हैं। हिंदी में इसको 65 मिनट और अंग्रेजी में यहां पर 50 मिनट देंगे ट्रांसलेट के लिए। और यदि आपने पेपर दे दिया और सेकंड स्टेप ये कर लिया, आप इसमें पास हो गए। इसके बाद में सिर्फ डीबी है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट्स तो आपके सही होंगे ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसमें नहीं मिलते, ये क्वालिफाइंग है। हमारी मेरिट जो लगेगी फाइनल इसमें लगेगी, तो जितना हम नंबर ले आए इसमें ले आए। ये समझ में आया। इसमें सी और डी में अगर किसी का, देखो यहां पर मैंने एक बात बताई कि यहां पर 155 पे कितने सी में आ गए नंबर, एक मैं अंदाजा बता रहा हूं, और 150 में किस पे आ गया, डी में। लेकिन किसी का 160 नंबर है, ये 185 नंबर है, तो उसके दोनों में होंगे अगर फॉर्म भरते समय यहां पर उसने दोनों टिक करें। तो यहां पर आप जब फॉर्म भरेंगे तो ये भी मांगेगा कि आप हिंदी के स्टेनो बनना चाह रहे हो अंग्रेजी के, तो जो हिंदी सीख रहे हैं वो हिंदी और जो अंग्रेजी सीख रहे हैं वो अंग्रेजी। वो पेपर की बात नहीं कर रहा है, पेपर तो आप भाई पेपर को चुनेंगे, वो स्किल टेस्ट की बात कर रहा है। इसकी जो शॉर्ट हैंड हिंदी की सीख रहा है वो हिंदी चुने, और जो अंग्रेजी है तो वो अंग्रेजी। अब इनको जो बोल रहा है सी में, जो बोल रहा है, जैसे मान लो यहाँ पर 155 नंबर आ गए, उसने दोनों ही क्लिक करी थी बोथ, और 160 है तब भी दोनों में, तो उसके दोनों में होंगे, इसका अलग से टाइम मिलेगा, इसका अलग से टाइम मिलेगा। तो दोनों में ही क्या है, सी में क्या 10 मिनट की डिक्टेशन, इसमें भी 10 मिनट की डिक्टेशन, इसमें 100 की, इसमें 80 की। टाइमिंग जो देंगे, हिंदी को 50 मिनट दे रहे हैं और अंग्रेजी को 40, इसमें कितने 65 मिनट हिंदी को और अंग्रेजी को 50 मिनट। और ये काम कर दिया आपने तो लग गए, किसमें लग गए बेटा, मंत्रालयों में, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, आईबी, इनकम टैक्स, इनमें बन जाएंगे। और काय से बन जाएंगे बेटा, इंटर से ही,
और इस भर्ती के बारे में हर कोई नहीं जानता। किस वजह से छोड़ देते हैं? तुम बड़े बड़े टीचर देखना, सीजीएल की तैयारी करा रहे होंगे, सीएचएसएल की करा रहे होंगे, सीपीओपी, एमटीएस इसकी कराते हैं, वो इससे बचे रहते हैं शॉर्ट हैंड से, सोचते हैं कि जन कितनी बड़ी है, और आप जानते हो कि यहाँ कितनी ईजी। अरे कोई और रिटर्न कर रहे हो तो रिटर्न तो हो ही रहा है, आप 1 घंटे अपने यहाँ की क्लास और आधा घंटा घर पे दे रहे हो तो तैयार है, 1 साल में आराम से कर लेगा। और मैं आपको बताऊं, आपके घर आने में देखना कोई तैयारी कर रहा होगा टीचर की या किसी की, उनसे पूछना ग्रेड पे क्या है तुम्हारे। यहाँ देखो 12वीं से दे रहा है इतनी बड़े बड़े ग्रेड पे। बहुत से बच्चों को ऐसा ट्रेंड करा यहाँ पर इस भर्ती से, उनका ग्रेजुएशन ना हुआ लेकिन वो अच्छी खासी भर्तियों में बैठ गए। अरे 3 साल में होता है ना ग्रेजुएशन। अब मैं बताऊं, यहाँ पर बच्चा आया होगा, देखो मैं एक स्टाइल बता रहा हूँ इस भर्ती की। 12वीं क्लास में तुम्हारी एज क्या थी? 16 या 17। ग्रेजुएशन आप कर रहे, कर दो, ठीक है ना। लेकिन उस बीच आप शॉर्ट हैंड टाइपिंग चालू कर दो और अपना थोड़ा इस विषय का रिटन देख के चालू कर दो। तुम 17 के हो तो 1 साल पूरी ले लो, 16 के हो तो 2 साल है, 2 साल में तुम्हारे हाथ में शॉर्ट हैंड की स्पीड भी होगी, टाइपिंग की भी स्पीड होगी, तुम्हारा रिटन भी तैयार होगा। 18 की जैसी होगी, हर साल भर्ती आती, डालो फॉर्म, रिटन निकाल दो और शॉर्ट हैंड टाइपिंग निकाल दो, लग गए, तुम्हें ग्रेजुएशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और एक से एक बड़े मंत्रालय में लग गए, समझ गए। और इसी से फिर पीए बनते जाते, प्रमोशन होते जाते, बहुत अच्छी पोस्ट रहती है कि बेटा कायम है, कि सीबीआई में बेटा कायम है, कि गृह मंत्रालय में, ऐसी बात चलती है। लेकिन बच्चा क्या है, बहुतों को तो जानकारी ना होने के कारण मारा जाता है। आपने देखा होगा स्कूलों में नाच को जिन क्या कराते रहते हैं, ये नहीं होता कि मान लो खुद को ना पता है कि बड़े अफसर को या बड़े इंस्टीट्यूट वाले को एक महीना में 1 आध बार वहां वो करा दें। कि बच्चों को सबसे बड़ा दुख लगता है, बेटा क्या आप फॉर्म भर रहे हो और आप उससे ओवर रेज हो गए हो, तुम्हारे सपने में भी ये भर्ती लेकिन आपको पता नहीं थी और निकल गई, तो बड़ा बुरा लगता है। फालतू के तो काम होते रहते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि बड़े टीचर को बुला के या बड़े अधिकारी को बुला के बस इसमें यही बता दे कि ये भर्ती मिलती कैसे है। बहुत बच्चे हैं आके रोते हैं, यार बताओ सर इसमें तो हमारी एज ही निकल गई, एज ही निकल गई। नाच कूद कराते रहेंगे और फालतू के काम कराते रहेंगे। जे ना होगी कि भाई जे भर्ती में कैसे जाओगे, जे भर्ती में कैसे जाओगे, ये भर्ती में कैसे जाओगे, एक ना बताता है। और आप क्या करते हैं, इंटर में आए पढ़ाई करके, अब ग्रेजुएशन जाएंगे और कॉलेज में यार मजे काटेंगे। और वहां क्या है, 3 साल तो निकाल देते हो आप ग्रेजुएशन करने में, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत से तो भाई ओवर रेज हो जाते हैं। अब सोचते हैं कि हमारे संग का यार वहां में लग गया, हम ही करें तैयारी। जब जाकर के देखता है ना तो बहुत से पता लगता है कि बहुत सी भर्तियों से तो ओवर एज हो गया वो, समझ गया ना। मेरा कहना है कि बच्चा इंटर से ही लगे, इंटर तक अपनी मैथ अंग्रेजी बहुत ढंग की लेके चले और इंटर के बाद में अपना ग्रेजुएशन करे और ग्रेजुएशन करने के बाद में अपनी तैयारी में तभी से लग जाए। और वो उस बीच वहां जाके मिले, स्कूलों से तो जा भी जावे, वहां जाके लगे जहां कंपटीशनों की तैयारी हो रही, तो वहां से ये जानकारी ले ले कि कौन सी भर्ती की कितनी एज है। तुम्हारे मन में आ रही होगी कि जो लड़ाइयों में जेट जाता है वो उड़ के जाता है, उसमें यार हम नौकरी मिलते हैं, हम उड़ाते। तुम लोगों की उसकी एज पता है? 17.5 से बहुत को पता ना लगती है, उनके परिवारों में पता लगती है तब तक तो ओवर एज हो जाते हैं। वहां वो ही हाथ मार रहे हैं जिनके घर परिवार से लगे हुए हैं, वो बता रहे हैं। स्कूल में तुम देख लो, आज तक तुम ही बताओ, किसी ने बताया किसी भर्ती के? कुछ ना बताए, एक बात बता दे कि भाई तुम्हें जे पद पाना है ना तो इसमें आयु इतनी चाहिए होती है, इतना पता लग जाए ना, बच्चा सतर्क रहता है। तुम्हें पता है कुआं में जाके गिर जाओगे तो मत जाओ, तो ना जाओगे। तो वो चीज ऐसी क्या है, ये जानकारी नहीं मिलती। और बच्चा भी है थोड़ी गलती, बच्चा क्या करता है, अब तो क्या है फोन सबके हाथ में है ना, और चीजें सारी सर्च कर लेगा, लेकिन जे ना पढ़ाई से रिलेटेड सर्च कर ले, तो ये भी थोड़ी गलती है। किसकी कहा जाए, सारे प्रकार की गलती रखी जाती है यहाँ पे। हम तो क्या करते हैं, हम जैसे अगर इधर आए इंस्टीट्यूट, पहले भी अदर उधर थे, तो हर संडे ये वाली क्लास जरूर लगाते हैं।
हमको पता है कि स्कूलों में कुछ बातें नहीं बताई जाती, बहुत सी बातें हमको भी बहुत लास्ट में जाके पता लगी। समझ गए? ये क्लियर हो गया ना? इंटर से ही आप इतने बड़े पोस्ट पे पहुंच जाओगे। अरे तुमसे अगर मान लो तैयारी में चूक भी हो गई तो एक साल मान लो रह गए नंबर, कोई ना, दूसरी साल में निकाल दो, तीसरे में निकाल दो, ग्रेजुएशन पूरा ना हो उससे पहले ये भर्ती आ जाएगी हाथ में, अगर ढंग से पढ़ा जाए। आपके भाई बंधु हैं और भतीजे वगैरह हैं, उनके क्या करा करो। स्कूल में जैसी पढ़ाई है रही है हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, कह देना वहां तुम्हारी जो मार्कशीट में नंबर आए आन दो। लेकिन हम यदि छठे से 12वीं तक के बीच में तुमसे कुछ पूछें तो तुम्हें पता होना चाहिए। कोई भी परीक्षा देने जाओगे इतने का ही सारा है, उससे ज्यादा मिलेगा ही नहीं आपको। कुछ ही जगह आप देखते हो IAS PCS की भी तैयारी करते हैं तो क्या पढ़ाते हैं हमें? सबसे पहले NCERT। तुम वो पढ़ते जाके बुढ़ापे में, पहले ही से जोड़ दे लो ना, काय को इतना वो करना पड़ेगा? किसके कारण? कि हमको पता नहीं लगता। समझ गए? तो ये बातें थोड़ा ध्यान रखेंगे कि हमको कौन सी तैयारी कब से करनी है, ये सर्च करके। जो भी आपका सपना है, मैं नहीं कह रहा कि शॉर्ट हैंड से ही करो या स्टेनो से ही करो या किसी से, आपका जो भी है, मान लो किसी के डॉक्टर बनने का, किसी का IAS बनने का, किसी PCS बनने का। मैं बताऊं आपको, IAS का फॉर्म दे रहा है जनरल कैटेगरी का कोई बच्चा है, ठीक है, तो उसकी लिमिटेड है एज, उसके बाद में वो फॉर्म नहीं भर सकता। और बहुत से कहते हैं कि अटेम्प्ट खराब हो जाएगा। मान लो अटेम्प्ट के चक्कर में वो फॉर्म भी ना भर रहा है तो ये तो फिर भी सरक रही है ना। तो ये चीजें जांचते रहा करो कि कौन सी जगह का भर्ती प्रोसेस क्या है। ऐसे ना हो कि किसी भर्ती में आप एक आधी बार 2 बार ही बैठ पाए। मान लो क्या होता है कि यार घर परिवार की दिक्कतें हैं, अपने ही काम है तो पूरा लगन से ना पढ़ पा रहे हैं, थोड़ा ही टाइम दे पा रहे हैं, लेकिन हमें चांस मिला एक ही, मिला 2 ही तो ना निकल पाए। अरे सबकी स्थिति एक बढ़िया थोड़ी है, हम तो कैसी बात कर रहे हैं, सबकी एक समान वाली। जिसकी बढ़िया है वो तो चलो ठीक है, जिसकी दिक्कत है तो वो पूरा टाइम ना दे पा रहा है, घर को भी देख रहा है, सारी चीजें देख रहा है, फिर पढ़ाई को भी देख रहा है, तो ना हो पा रहा मैंने। एक बार में रह भी गया तो दूसरी बार में तो बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, दूसरी बार में थोड़ी और मेहनत करके निकल जाएगा ना, पता लगेगा वो ओवररेजी हो गया। ये चीज खा जाती है। तो हम क्या भर्तियों के बारे में समझ गए। इसके बाद तो DB होगा, ठीक है, और DB होके लग जाएंगे। क्या स्टेप पे थी? वो भी 2 स्टेप पे थी भर्ती, और ये भी हमारी 2 स्टेप पे। नाम होता है इसका ग्रेड, ग्रेड जो मिलता है ना पे, और जो पे ग्रेड, पे स्केल, ये सारे एक दिन अलग क्लास में समझाऊंगा मैं, ठीक है। पे मैट्रिक्स क्या वगैरह है, ये सारी चीज। 2 भर्तियों के बारे में समझ में आया। अब हम कोर्ट में लगना समझ में आ गई, और ये लगने में समझ में आ गई हमारे मंत्रालय में। अब सर DM SDM का कैसे बनाएंगे हम, उनके भी बता दो, वो भी बहुत जरूरी है। विधानसभा की हैं वो भी बहुत जरूरी है, हर कोई सी जरूरी है, ठीक है। अब DM ऑफिस, SDM ऑफिस, इनमें किससे लगेंगे? मैंने क्या बताया था, UP SSC से आएगी भर्ती, और इसमें फॉर्म डालने के लिए क्या दे रखा होना चाहिए आपने, टेट, तब जाके इसका फॉर्म पड़ेगा। सही है? होगा क्या? आप इसमें स्टेनो की देंगे, आप इसमें क्लर्क का भरेंगे, ठीक है। अब आप स्टेनो का भरेंगे, इसका भी भरेंगे। योग्यता क्या चाहिए? 12वीं प्लस ट्रिपल सी, इसमें 12वीं प्लस ट्रिपल सी, आयु 18 से 40, 18 से 40, ये आपने फॉर्म भर दिया। अच्छा, इसके कई बार क्रम बदले, कई बार क्रम बदले, 4 से 5 साल में कई बार क्रम देखे। पहला क्रम क्या था, 40 नंबर का रिटर्न होता था, 35 नंबर का एकेडमी थी, 25 नंबर का इंटरव्यू था, तब जाके बच्चे का सिलेक्शन होता था। यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग थी।
और ये पैट नहीं था। अब क्या है, एक पैट ये भी देगा बच्चा, फिर जब ये भर्तियां आएंगी फिर इनकी परीक्षा देगा, फिर उसमें पास हो जाएगा तब स्किल टेस्ट देगा। थोड़ी सी ये झमेल पैदा कर रखी है, ठीक है ना। अब ये अलग है, अब इसका कब कब रिकॉर्ड बदल जाता है ये पता ही नहीं लगता। तो फिर भी आपको क्या बता रखा दिया मैंने कि ये योग्यता रहेगी। अब परीक्षा की समय पेपर होगा। अब क्या है पेपर, एक बार इनने 65 नंबर का भी करा, तो पेपर क्या है इसमें 100 नंबर का है बेटा। और 100 नंबर में वैसे कभी कोई ऐड हो जाते हैं, कभी कोई ऐड हो जाते हैं। पहले इसमें रहते थे 40 नंबर में हिंदी, जीके जीएस और रीजनिंग। अब इसमें काफी है, और जब भर्ती आएगी हर बार तो मैं इसका अलग से ही सिलेबस बताऊंगा। लेकिन अब कितने का है, 100 का। 100 की जो मेरिट रुकेगी वो रुकेगी, उसमें आपका नंबर आ गया तो नंबर आ गया। तो एक तो क्या है, इसका भी 100 नंबर का है, इसका भी 100 नंबर का है, तो एक स्टेप तो हो गया पेपर का। लेकिन सिलेबस क्या है, घटता बढ़ता रहता है, वो मैं आपको जब भी भर्ती आएगी तुरंत बताऊंगा, ठीक है। क्या विषय, लेकिन दूसरा क्या होगा, पेपर निकालने के जैसे ही बाद, पेपर निकालने के जैसे ही बात करें तो क्या होगा बेटा, यहां पर भी स्किल टेस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, स्टेनो वाली में क्या होगी बेटा, शॉर्ट हैंड होगी, प्लस क्या होगी, टाइपिंग। और इसमें भी बेटा क्वालिफाइंग है, कोई नंबर नहीं देते, जैसे एसएससी में देते ऐसे इसमें भी नहीं देते। नंबर कहाँ मिले थे हमको, कोर्ट में। जैसे कई जगह ना ये बड़ी दिक्कत सी है, स्टेनो के लिए शॉर्ट हैंड चाहिए, क्लर्क के लिए टाइपिंग, तो मेन चीज ये पहले होनी चाहिए थी। लेकिन उसमें क्या पहले तरह तरह की झमेल लगा रखी है। शॉर्ट हैंड में 5 मिनट की तो डिक्टेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, डिक्टेशन। और 80 वर्ड के हिसाब से बोलेंगे, 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। तो अगर 5 मिनट की बोलेंगे कितने वर्ड हो गए, 400 शब्दों के लिए अनुवाद करवाएंगे। फिर वो जब अनुवाद करवाएंगे तो मिनट देते हैं 40, कितने, 40 मिनट। और फॉन्ट क्या, फॉन्ट अब छूट है, यहाँ पे कोई सा भी फॉन्ट यूज कर सकते हैं एसएससी की तरह। लेकिन इलाहाबाद में छूट नहीं है, वहां कौन सा, एक ही है, कौन सा, मंगल का भी इंस्क्रिप्ट, ठीक है। वो फॉन्ट की भी एक दिन क्लास लगाएंगे, तो उसमें कौन से में कौन सा फॉन्ट, कौन से में कौन सा फॉन्ट मांगते हैं, ठीक है, वो भी रहेगी। अब एक ना आपके क्या नाम से चैनल पे आप जब जाओगे तो एक प्ले लिस्ट मिलेगी, भर्तियों की जानकारी प्लस फॉन्ट की जानकारी, तो वहां से देखते रहा करोगे, सही है। तो यहां पर ये क्या है, 40 मिनट देंगे, ट्रांसलेट कर लेना है। वहीं आपको 5 मिनट में टाइपिंग टेस्ट होगा। तो एक तो हिंदी का टाइपिंग टेस्ट होगा और एक इंग्लिश का, और 5-5 मिनट के होंगे। उसमें कितने थे, 10-10 मिनट के। अच्छा, एसएससी में टाइपिंग टेस्ट नहीं है, इसमें टाइपिंग टेस्ट है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में टाइपिंग टेस्ट। तो क्या होगा, हिंदी का और अंग्रेजी का कितने मिनट के, 5-5 मिनट के। तो 25 की स्पीड इसमें मांगते हैं, 30 की स्पीड इसमें मांगते हैं। 1 मिनट में इतने वर्ड, 1 मिनट में इतने वर्ड, और ये क्वालिफाइंग है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं मिलेगा। क्लर्क में क्या होगा, रिटन में नंबर लाने के बाद में ये वाला टेस्ट होना है, शॉर्ट हैंड नहीं होगा। क्या नहीं होगा बेटा, शॉर्ट हैंड। 3 भर्ती समझ में आ गई, कितनी आ गई, 3। पहली भर्ती से कहां में पहुंच रहे हैं आप, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा अपने ही यूपी के जितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उनमें स्टेनो बनने के लिए थी वो, ठीक है। और दूसरी भर्ती क्या थी, विदेश मंत्रालयों में IBCBI, उसमें स्टेनो बनने के लिए। अब ये कौन सी है, DM SDM, इसके लिए। और इसमें पेपर का जो है पता लग गया, लेकिन उसमें सिलेबस नहीं खोले, वो मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल हिंदी है गई, जीके जीएस हो गई, ये तो आप पढ़ के ही चले हैं, ये तो आनी है ना, ठीक है। बाकी तो अपने 6 विषय अपने पढ़ते रहे। अब मैं आज 3 नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे कहीं निकलना होगा, बाकी एक अगली क्लास लेंगे ना, तो जो बच्ची भर्ती है उसमें आ जाएंगे, ठीक है। और इनके विस्तार से PDF में भी मैं भेजूंगा। लेकिन एक बात बताएं, कुछ बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो पढ़ाई का समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ें कैसे। देखो मेरी बात सुनो, मैंने कितने विषय बताए कि आपको कितने विषय पढ़ने हैं, 6। इसको मिटा रहा हूं मैं। कई बच्चों ने कई भर्तियां पाई। अच्छा एक बात बताओ, बिना पढ़े कहीं है कोई भर्ती, जो जुगाड़बाजी में लगे रहते हैं, बहुत सारों ने देखा होगा जमीनें बिक गई हैं उनकी,
और साला पैसा भी अटका करे। तो इस चक्कर में मत रहा करो, पढ़ाई करो। आपने देखा यहाँ कितनी भर्तियां लग गई बच्चों की, और कोई भी आज कोई पाई पैसा भी गया हो, अच्छी तरीके से लगते हैं। तो जो उन इस चक्कर में लगे रहते हैं कोई व्यवस्था बढ़ जाए उससे हटा करो, ठीक है। अब देखो बताओ, ये भर्तियां समझाई, इसमें है कोई कहीं कुछ? अरे ढंग से पढ़ लीजिए ना, ढंग से तो है कोई सिलेबस और सारी चीजें। पढ़ाई की बात करें, आप बेटा पढ़ोगे कितने? 6 विषय पढ़ोगे। अब मैं पढ़ाई का समझा रहा हूँ, देखो भर्तियों का मैंने 3 ही समझाया, बाकी एक्स्ट्रा मैं अगले दिन समझाऊंगा, ठीक है। बाकी ये 6 विषय पढ़ने की पढ़ाई जो आप चालू कर रहे हो आप रिटर्न की, तो वो वाली बातें समझो। 6 विषय में कौन सा विषय पहले? हिंदी, दूसरा जीके अंग्रेजी, जीके 5वां, मैथ छठा, वो 5वां, रीजनिंग छठा, कंप्यूटर। ये तो 6 विषय पढ़ रहे हो। अरे रिटर्न के लिए, क्या के लिए? पेपर के लिए। तो ये पेपर के लिए आप पढ़ रहे हो, तो कैसे पढ़ रहे होते हैं? देखो आपके जो मैंने अभी पेपर बताया ना, उनके लिए निश्चित है कि उससे ज्यादा नहीं आता, कभी कभी घटा बढ़ा देते हैं। मैं आपको बताऊं, हिंदी में कोई सी परीक्षा में बैठना 10 से 15 चैप्टर के बीच में घूमता है ज्यादातर। अंग्रेजी में घुसना तो यहाँ पर भी 10 से 15 चैप्टर हैं, उनमें से घूमता है हर किसी में। इसमें घुसना तो इसमें की मैं बात बताऊं 40 से 45 पॉइंट और करंट ज्यादातर। बहुत से तो कहते हैं अरे यार जी के जीएस तो था सागर कितनी पढ़े, कैसे? मैं अभी बताऊंगा इसके बारे में। मैथ में भी बात करें 10 से 15 चैप्टर हैं, उनमें से ज्यादा चलते हैं। रीजनिंग में से 25 से 30 चैप्टर हैं, उनमें से ज्यादा चलते हैं। कंप्यूटर का बेसिक ये चलता है। और आपको यकीन ना हो तो हर पेपर का इनमें से पिछले वो निकाल के देखना प्रश्नों को, कहाँ से चला है, कितने चैप्टरों से चला है। समझ में आ गया? ये आपका सिलेबस है कि इतना पढ़ना है। अब पढ़ें कैसे? अब ध्यान देना यहाँ पे, आपने ये विषय भाई 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, हाई स्कूल में भी, इंटर में, अब ऐसी क्या चीजें जो फिर पढ़नी है? तो आपने किसी की पढ़ाई हुई चीजों को पढ़ते रहे, खुद ना पढ़े, एक घेराव नहीं तैयार करा। घेराव का मतलब समझ रहे हो? मैंने लगा दिए 10 से 15 चैप्टर, तो वो 10 से 15 चैप्टरों का घेराव, वो तो रह नहीं है, आगे पीछे जो होगा वो देख लेंगे। अगर पढ़ाई ढंग से तैयार करी जाए ना, 4 महीने 5 महीने 6 महीने में तैयार हो जाते हैं पेपर निकालने लायक, लेकिन लगन से कर रहे हो तो। बहुत से कहते हैं कि सर हमारे पास टाइम नहीं है। 24 घंटे हैं, जब तुम यहाँ से आए हो, यहाँ से आने के बाद 24 के 24 घंटे को 8-8 घंटे में बांट लो। तुम्हें खूब सोने की आदत है, 8 घंटे सो मजे से। तुम्हें खेलने की आदत है, 8 घंटे खेल लो, 4 घंटे खेल लो, और 4 घंटे क्या है कोई काम है वो कर लो, 8 घंटे पढ़ लो। पढ़ लेगा कोई 8 घंटे? एक आधी पढ़ा होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ और घटा लो इसको, 6 घंटे पढ़ लो, चलो और घटा लो 4 घंटे पढ़ लो, प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ लो। 4 घंटे भी प्रतिदिन पढ़ लिए बहुत हो गया। अब क्या करना है वो चीज समझो। पढ़ेंगे कैसे? पहले इस तरीके को अपना के देखना, ठीक है? तब दिक्कत आए तब बताना। जैसे 6 विषय हैं बेटा, 6 रजिस्टर रखो, नोट्स किसी के मत लिया करो, क्योंकि वो रटने पड़ेंगे। नोट्स खुद बनाते हैं ना, वो दिमाग में फीड रहेंगे। बात समझ में आई? लिखाई का काम जो आपने कर लिया ना, वो माइंड में फीड है, क्योंकि सोच समझ के लिखा है आपने। और किसी का पढ़ रहे, अरे पढ़ना है। अब क्या है, आप मैंने हिंदी का लिखा है, अब वो 10 से 15 चैप्टर बताए मैंने, तो मान लो पहले संधि लेके बैठे। क्या लेके बैठे? जिसमें प्रैक्टिकली हो। क्या हो? प्रैक्टिकल। उसकी बुक कम से कम 2 से 3 रखें। क्या रखें? 3। कैसे बात कर रहे हैं? हिंदी में प्रैक्टिकली रहता है। प्रैक्टिकली क्या रहता है? जैसे संधि है तो उसकी अभ्यास ज्यादा करोगे ना, करोगे नहीं करोगे? तो इसकी कम से कम 3 बुकें रखो, अलग अलग राइटर की। इंग्लिश की एक ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस साइड रख सकते हो, लेकिन बुक एक ही रख लो। जीके जीएस की एक ही रख लो। मैथ की कम से कम 2 से 3 रखो। काय के लिए? अभ्यास के लिए। रीजनिंग की कम से कम 2 से 3 रखो, क्योंकि अभ्यास होगी।
ऐसे कंप्यूटर की एक ही रखो। अब हमने क्या करना है, एक तो सभी के हमारे फेयर रजिस्टर है, क्या है फेयर, एक रजिस्टर रफ रखना है। अब हम संधि लेके बैठे, बुक नंबर 1 भी खोली, 2 भी खोली और 3 भी खोल ली जब हमारे पास है तो। अब देखेंगे बुक नंबर 1 क्या बता रही है संधि के बारे में। देखो कोई भी विषय पढ़ो तो उस पे ना कार्य अपने ऊपर लिया करो, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है हम पे, जग पे, पूरी दुनिया पे, तब आपको समझ में आएगा। आप रटने, पढ़ाई को रटने की कोशिश करेंगे और पढ़ाई के लेवल से कभी नहीं पढ़ पाओगे। आप ये देखो पढ़ क्या रहा है तो आपको समझ में आ जाएगी कहानी। अब संधि कि ये वाली किताब क्या कहना चाह रही थी संधि के लिए, ये क्या कहना चाह रही है संधि के लिए, ये क्या कहना चाह रही है, और तुम्हें किताब से समझ में आ गया, आ गया तो इसकी अभ्यास हल करके देखो, हो नहीं है तो जो बढ़िया नोट्स आपके समझ में आए वो अपने हिंदी के रजिस्टर में संधि चैप्टर डाल के उसमें नोट कर लो, इसके भी हल करो, इसके भी हल करो, और जो प्रश्न ना हल हो रहा है तो उसको क्रॉस कर लो। ये नहीं कि उसके चक्कर में छोड़ ही दी, उसको क्रॉस कर लो, उसको समझेंगे किसी से, लेकिन तो आपका घेराव जितना हो रहा है उसको कर लो। अब क्या है कि सर हमें किताब से समझ में ना आई तो आप देखेंगे यूट्यूब पे सबसे बड़ा ज्ञान पड़ा हुआ है, अगर पढ़ने को, वैसे तो बतेरी सर्च करते रहते हैं ले ही नहीं। आप जैसे संधि डालोगे ना, बहुत से टीचर विस्तार से, बहुत से टीचर शॉर्ट में जन कितने पढ़ा रहे होंगे संधि को। अब जो टीचर का तुम्हें अच्छा लग रहा है, मैं ये नहीं कहता कि सर आप अच्छा टीचर भी बता दो, मुझे क्या पता तुम्हारा माइंड कहाँ तक है। मैंने कही कि वो टीचर बढ़िया है, तुम्हारा माइंड उनके पढ़ाए हुए स्तर से बहुत नीचे है तो तुम वाई बेकार बता दोगे, और किसी का स्तर उसका बढ़िया है वहां तक का तो उसको अच्छा लगेगा। तो तुम्हें टीचर अपने स्तर से चुनना है, तुम्हारे स्तर लायक कौन पढ़ा रहा है, समझा गया। तो वहां से पढ़ा और जिसका स्तर बढ़िया लगा उसको रफ में नोट करके वो अभ्यास हल करके देखिए हो रही है तो उसको नोट्स में नोट कर लो, ठीक है। अब संधि चैप्टर चाहे 1 दिन में निपटे, चाहे 2 दिन में, चाहे 3 दिन में, 4 दिन में, जब तक आप उसकी अभ्यास है जो है 100 से 50 प्रश्न ना हल कर लो तब तक अगले चैप्टर पे मत बढ़ो। दूसरे विषय पे तो बढ़ सकते हो लेकिन अगले चैप्टर पे मत बढ़ो, उसी विषय के, चाहे 5 दिन लग जाए एक चैप्टर पे, समझ गए। आपसे 150 प्रश्न जैसे ही हल होंगे ना आपका मन इतना बढ़ जाएगा कि अब कोई संधि से रिलेटेड प्रश्न आएगा तो बचेगा ना मेरे से खुद से सेल्फ। और जो प्रश्न रह रहे हैं ना उनको गोला कर लो, ऑनलाइन पूछ लो या ऑफलाइन टीचर है तब उनसे पूछ लो क्लास लगा के। ऐसे ही एक दिन संधि पढ़ी, एक दिन समास पढ़े, एक दिन अलंकार पढ़े, चाहे 5-5 दिन में खत्म हो, ये खत्म हुआ। ऐसे ही अंग्रेजी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रीपोजिशन, ठीक है। ऐसे ही मैथ में, ऐसे ही रीजनिंग में, इस तरीके से आप करोगे आपका सिलेबस घेराव तैयार होगा अपना। बहुत से क्या आते हैं भर्ती आती है, ठीक है, तब पढ़ने को तैयार बैठते हैं, बहुत तो एडमिट कार्ड आता है तब तैयार होते हैं, बहुत से तो तब भी तैयार ना होता है, बहुत सा तो यार एडमिट कार्ड भी निकाल लिए और यार सिलेबस भी निकाल लिया, कहता ना सिलेबस भी निकाल लिए, फिर क्या होंगे जब ट्रेन में जा रहे होंगे तो किताब खोले पड़े होंगे, ना खुद सो रहे होंगे ना दूसरे को सौंद रहे होंगे, देखा ना। फिर जहां सेंटर होगा वहीं तरपाल बिछाया कुछ बिछाया वहां पढ़ रहे हैं, वहां पढ़ाकू बनना है वहां तमाम, ऐसा पेपर निकलना है। तुमने जिस कैद सुनी होगी यार 1 नंबर से रह गए जो 2 नंबर से रह गए, अरे तुम पहले से तैयार हो, जब भर्ती आती है ना तो उस बीच आपने कम से कम 100 से 50 प्रैक्टिस सेट निपटा लिए होने चाहिए, ना कि तुम उस समय पढ़ाई कर रहे हो। पढ़ाई तो जे रही, तुम जे तैयार कर लो, तुम तो भर्तियों में जो भी आएगी उसमें देखोगे कौन सा विषय आ रहा है और कौन से वो आ रहे हैं, बस आपको वो छोड़ देना होगा, जो आ रहा है वो तैयार करोगे, आपके नोट्स खुद के तैयार हैं। फिर क्या करोगे, वो लोग इसकी पढ़ाई करेंगे, आपकी जो तैयार है, उस समय वो लोग पढ़ाई चालू कर रहे होंगे, आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे होगे, ऐसे निकलते हैं। रिलैक्स मन से जाओगे, आराम से देखे आओगे, समझ गए कि यार इसका जवाहरलाल नेहरू थे कि गांधी जी थे। जल्दबाजी में पड़ा हुआ आदमी डिस्टर्ब हो जाता है, जो कंफर्म है वो व्यक्ति कभी डिस्टर्ब ना होगा, समझ आ रहा है ना। तो ये चीजें आपको कंफर्म करती है। अब कि सर आपने एक बात बताई कि हम अगर इन्हें निपटाएंगे तो कितना, इनसे 5 से 6 महीने में निपटा जाता है अभी इतने में, आपका ये घेराव तैयार हो गया हर विषय का, ठीक है। बाकी आप फिर जो भी भर्ती डालें उसमें जो भी विषय आ रहा है उसका क्या करेंगे, पिछले पेपर देखने होते हैं कौन कौन सा पार्टों में बढ़ा हुआ, और फिर उसके प्रैक्टिस सेट लगाने होते हैं, समझ में आ गई ना।
कभी भी आप किसी भी भर्ती की तैयारी करें तो बिना पिछला पेपर देखे ना करें, वो देखें कौन से विषय पे, कौन से पार्टों पे ज्यादा बढ़ा। समझ में आ गई? फिर अपने आप की पढ़ाई को हर सप्ते में आप जांच के चलें, हम कितना पढ़ लिए, कहां बेकार है। जैसे मान लो आपने प्रैक्टिस सेट लगाया और आपने क्या करा, प्रैक्टिस सेट में टोटल नंबर निकालो कि कितने टोटल नंबर आए, और फिर टोटल नंबर में जो गलत गए वो कौन से विषय का था और कौन से पार्ट का था जो गलत गया, तो इसका मतलब वो है कि वो आपका वीक है, उसको तैयार करो। ये काम होता है, इस तरीके से पढ़ाई होती है। सर आपने जीके जीएस का बताया कि 40 से 45 पॉइंट और फिर करंट, ये कैसे क्या है, पॉइंट का क्या मतलब था? मैंने जैसे यथा बताई, तो यथा क्या है, बच्चे यथा के कारण छोड़ देते हैं और फिर इससे दिलचस्पी नहीं लेते। लेकिन आपने एक तरफ से पढ़ाई करी, जैसे आईएएस पीसीएस के लोग करते हैं ना, वैसे पॉइंट का क्या मतलब है? एक पॉइंट हो गया जैसे दिवस, क्या हो गया, दिवस। दूसरा पॉइंट हो गया जैसे झील, तीसरा पॉइंट हो गया जैसे पहाड़, चौथा पॉइंट हो गया जैसे राष्ट्रपति भवन, लोकसभा, राज्यसभा, ऐसे करके पॉइंट। तो आपने 40-45 पॉइंट बैठेंगे जो कि कंफर्म है, जो कि बदल ही नहीं सकते। जैसा अगर ताजमहल कहाँ है भाई, तो वो कोई सी बुक में ताजमहल वहीं तो दिखा है, बरेली थोड़ा ही नहीं दिखा देगा। अरे है नहीं, जो कंफर्म चीजें वो तो तुम्हें आनी चाहिए ना। फिर और चीजें बदलना, भाई करंट बदलती रहती है तो वो आप अलग से करें, लेकिन जो कंफर्म है वो तो तैयार करो। कैसे? जैसे एक पॉइंट हो गया दिवस, 26 जनवरी, 26 जनवरी में तो मनेगी, कोई 15 अगस्त में मनाता है, 15 अगस्त में 15 अगस्त में मनाता है। तो क्या करा भाई, साल 12 महीना, 12 महीना में क्या है, पहले जनवरी, जनवरी में भाई कितने दिवस हैं और दिवस कौन कौन से हैं, तो जो परफेक्ट है ना आने लायक आपको खुद पता लग जाएगा, 17 दिवस हैं कि 5 दिवस हैं, आपने लिख लिया। जो कंफर्म वाले हैं वो आपने पढ़ लिया। फरवरी में इतने दिवस, इतने में कौन से हैं, एक पॉइंट पर हो रहा है, चाहे 2 दिन में निपटे, चाहे 3 दिन में निपटे। फिर झील, झील आप अपने गांव से शुरू करा करो, आपके आसपास कोई झील, आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई झील, आपके राज्य में कोई झील, आपके प्रदेश की कोई झील, फिर आपके देश की झील, फिर देश विदेश की कुछ है तो हो गई। आपको एक पॉइंट पे जब पढ़ रहे होंगे ना 2 से 3 दिन, आपको खुद लगेगा इससे रिलेटेड प्रश्न आ गया, मेरे बचेगा ही नहीं। एक दिन पहाड़, एक दिन आसमान, एक दिन जमीन, इस तरीके से हमारे एक दिन सीमाएं ले ली, एक दिन रेखाएं ले ली, समझ में आ रहा है ना। एक दिन वायु ले लिया, एक दिन प्रदूषण ले लिया, एक दिन लोकसभा, एक दिन राज्यसभा, एक दिन राष्ट्रपति भवन, समझिए, एक दिन राष्ट्रपति पूरा, एक दिन प्रधानमंत्री, समझा। इस तरीके से 40-45 पॉइंट बैठते हैं। और फिर करंट कर लो आप। करंट क्या, जिस साल का पेपर देना चाह रहे हो उस साल की करंट प्लस थोड़ी बहुत अगले साल की भी देखा करो, आगे पीछे भी बढ़ जाता है, हो गया, ये तैयारी होती। बाकी तो सीमित थोड़ा ही है, वही हाई स्कूल थोड़ा ही कहीं से देंगे। लेकिन एक तो फैक्ट क्या, हमें वो पता होना चाहिए। एक दिन हो गया पर्यटन स्थल, एक दिन हो गए मंदिर, एक दिन हो गए राजमार्ग। इस तरीके से आप अपनी तैयारी करो। अपने नोट्स हैं तुम्हारे पास, किसी की जरूरत नहीं। तैयार कहाँ से करेंगे, बुकों से करेंगे, उससे कर लेंगे, गूगल से कर लेंगे, इस तरीके से कर सकते हैं। और ये तैयारी होती है, जो घेराव जो होता है वो ना बेटा सेल्फ होता है। कैसे होता है? सेल्फ। जब तक खुद ना पढ़ो कोई नहीं करा सकता। भाई टीचर को जितना आ रहा है वो उतना करा रहे हो और उतना आ भी ना रहा है, तो फिर आपका क्या वहां टाइम बर्बाद कर रहे हैं आप। क्या एक घेरा देखो, समझ में आ गया। आपने देखा बहुत सी परीक्षाएं ऐसी हुई है कि टीचरों ने बहुत मेहनत कराई लेकिन एक भी प्रश्न ना आता। तो क्या ही है, आप पहले हर विषय को तैयार कर लो, फिर उनके बाद में पिछले पेपर को देखो कि एग्जामिनर जो है कौन से पेपर में कहाँ तक बढ़ रहा है, कौन से विषय में बढ़ता है, कौन से विषय में से कौन से पार्टों में घुसता है। भाई हिंदी में तमाम चैप्टर है, अंग्रेजी में तमाम चैप्टर है, लेकिन घुसता किस में है वो, तो वो चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है। समझ में आ गया। बुकें कौन से लेवल की लें, बुकें पीसीएस लेवल की रखा करो और सीजीएल लेवल की रखा करो, ठीक है। और ऐसी बुकें लिया करो जिसमें प्रैक्टिस के लिए प्रश्न ज्यादा हो। एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं कि नीचे कार खड़ी है, लो चाबी, कुछ नहीं करना है, गेट खोलना है, चाबी लगानी है और गेट डालना है, चल जाएगी। थोड़ी बहुत तुम सीखे हुए हो तब भी, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। तो एक बात है
कि आपने संधि निकालना सीख लिया लेकिन प्रैक्टिस ना करी हर प्रकार के प्रश्न की, तो वो आ जाइए आपको। ऐसी मैथ है, ऐसी रीजनिंग है, तो प्रैक्टिस ज्यादा करनी होती है। एक पार्ट हमने सीखा तो कम से कम 150 से 200 प्रश्न एकदम कर डालो, फिर उसके प्रैक्टिस सेट भी देखो पीछे का। आप 100 से 150 प्रश्न जैसे निकालेंगे ना एक चैप्टर के, आपके मन में खुद आने लगेगा यार अब ना बचेगा मेरे से प्रश्न, इसका कोई सा भी आ जाए। समझ आ गया ना? इस तरीके से पढ़ाइयाँ शुरू होती हैं, बहुत बच्चों ने करी हैं और बहुत बच्चों का घेराव तैयार है। वो कभी किसी पेपर से घबराते ही नहीं है, क्या उनका ये तैयार है। अब वो क्या करते हैं, भर्ती आ रही है चलो आन दो, क्या आ रहा है उसमें, हिंदी आ रही है, जीके जीएस आ रही है और रीजनिंग आ रही है, चलो जिन ना देखेंगे वो उन पे देखने लगे, अपने नोट्स देखे उन्होंने प्लस करंट देखी, अब वो तैयारी पे लग गए। और जब तक परीक्षा हो रही है उससे पहले उन्होंने 100-150 प्रैक्टिस सेट मार दिए, वो तैयार है। और तुमने सिलेबस ही तैयार ना है तुम्हारा, ना प्रैक्टिस सेट लगे, तो कहाँ से निकल जाओ पेपर। तुम्हारी यही गणना बनी रहेगी कि 2 नंबर से रहेगा, 3 नंबर से, तो रह तो जाओगे, कोई तैयारी होगी तुम्हारी, या जुगाड़बाजी में लगे रहेंगे, तो जी कोई तैयारी है। बात समझ में आ गई? तो ऐसे करके तैयारी करते हैं। हमने क्या सीखा भाई, शॉर्ट हैंड से क्या भर्ती मिलेंगे, ठीक है। फिर मैंने 3 भर्तियों के बारे में समझा दी, कुछ पढ़ने का यहाँ पे तरीका बता दिया, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये जो भर्ती मैंने समझाई है उनका मैं पीडीएफ बना के आपको भेज भी दूंगा, ठीक है। उसमें से भी देख लेना, प्रारूप ऊपर से लेके नीचे तक, उसमें आपको विषय भी मिल जाएंगे कि कौन से विषय में कौन से पाठों में घुसा है, ठीक है। एक शर्त रखा करो, कभी भी कोई भर्ती में फॉर्म डाले करो तो उसका क्या देखना है, पहले सिलेबस, फिर उसका देखना है सिलेबस के बाद में उसका पेपर में क्या हुआ है। पेपर कब के देखा करो, कम से कम 4 से 5 साल के बैक पेपर जरूर देखा करो, फिर पढ़ने बैठा करो। समझ आ गई? और जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो तो उसको पढ़ने के बाद उसका प्रैक्टिस सेट जरूर लगाओ कि हम कितने पढ़ लिए, कितने उसमें तैयार हो चुके। समझ में आ गया? और ऐसे अगर आपने तैयारी करी, मैंने क्या देखो यहाँ पे टाइम भी बहुत निकाल के दे दिया था ना, प्रतिदिन 4 घंटे भी आप पढ़ रहे हो ना, मेरा मानना ये होता है सालों पढ़ाई मत करो, और ना ही इतना टाइम है और ना ही इतना जीवन बचा है। मैं बता दूं आपको, आप देख रहे होंगे पहले के हमारे जो पापा ताऊ हैं के पीढ़ी के हैं ना, वो ही जी रहे हैं 70-80 की एज के, और जो हमारी तुम्हारी एज के तो मुश्किल पड़ रही है 70-80 पहुंचनी। ना समझ में आ रही? काय को इतनी चिंता कर रहे हो? तो सीधी की कहानी है, पढ़ाई जब करने बैठ रहे हो तो ऐसे करो कि 1 से 1.5 साल या 2 साल में ले लेंगे, उससे ज्यादा नहीं जाने देंगे। और इससे ज्यादा टाइम जा रहा है तो ये सोचो कि फिर और मुश्किल पड़ेगी, भीड़ बढ़ रही है, और इतनी लगन से हम पढ़े तो ना मिली तो फिर और मेहनत करनी पड़ेगी। उस साथ अपना कोई स्किल भी सीखना शुरू कर दे, खासकर लड़के, लड़कियां भी, क्योंकि आपको निरा पढ़ाई पे लगे तो आपसे 1 से 1.5 साल में ना मिली तो फिर मुश्किल पड़ेगी क्या, फिर आपको और पढ़े। तो एक स्किल जरूर कर लो। बहुत से हमने देखे हैं बेटा यहाँ पर हताश होते हुए जाते हैं कि बहुत से ओवर एज भी है गए, पढ़ाई में भी लगे रहे, और लास्ट टाइम पे इतनी पढ़ाई कर रखी कि अब अगर एक क्या तू कौन सी बात में लगा पड़ा रही है? तो कहाँ थे? 50 से ओवर एज के। तो अब क्या है कि बहुत से बच्चे क्या हैं, ऐसे परिवार से हैं कि उनने पढ़ाई करी और किसी कारण से ना जॉब लग पाई, बहुत सा जगह से ओवर एज हो, अब उनको मिल भी रही है प्राइवेट, तो ऐसी मिल रही है कि बहुत कम स्तर की। क्या करें, समझ आ रहे? तो ऐसा नहीं करें। अब वो कोई काम सीख रहे हैं तो 1 आध साल लग रही है, तो धीरे धीरे अपना कोई स्किल भी सीखना जारी रखा करो, ठीक है। ऐसा स्किल के आपके सोसाइटी लायक हो, आपके लायक हो, समझ गए ना? तो फिर वही है कि मजदूरी करो, अब वो तुम करोगे ना। बहुत से देखे ना कहीं कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, तो मेरा मानना यह है कि भाई 1 से 1.5-2 साल लग के पढ़ाई करो, सब चीजों को छोड़ त्याग के, समझ गए। और 1 से 1.5-2 साल में ही जॉब लो, और लगे कि इससे ज्यादा जा रही है तो धीरे धीरे पढ़ाई के साथ में एकदम, फिर ये भी ना करें कि पढ़ाई एकदम छोड़ दें यार किसी के कहने पे। जब पेड़ पे बिल्कुल छोर पे चढ़े हो तो एकदम मत कूदो, ठीक है। जो कसर रह रही है वो थोड़ी तैयार करते रहो, लेकिन लगे कि हाँ यार बहुत पढ़ रही है मेहनत, अब मेरे से मुश्किल हो जाए, घर परिवार की भी दिक्कत है, तो साथ में अपना कोई स्किल भी चालू करो, क्या ना मिले तो लास्ट टाइम पे मैं बेघर सा ना रह जाऊं। क्योंकि
एंड टाइम पर कई मजबूरियां हो जाती हैं, बहुत से बच्चे की तो क्या पूरा परिवार उस पर ही आ जाता है। कंडीशन सुनी होगी, माँ बाप दिक्कत में आ गए, किसी के पिताजी माताजी चली गई, अब भाई क्या है पूरे परिवार की स्थिति उस पर आ गई। अब कहां से भाई पूरे परिवार को भी देखेगा, प्लस पढ़ाई कहां से कर पाएगा। तो वो चीज आ जाती है, कभी कोई स्थिति आ जाती है, कहीं पैसे की दिक्कत आ जाती है, फिर क्या हो जाती है, एक जीवन ऐसा है कि आप लड़का है चाहे लड़की है, 25 से 26 से 27 से ऊपर आ जाए तो बहुत जगह मानसिकता है कि यार शादी कर दो, तो वो कलेश और जुड़ गई, समझ गए। तो फिर और काम बढ़ गए। तुम अकेले में खुद सोचो कि आप अकेले में 1-1.5 साल में ना दे पाए, तो फिर कई मजबूरियों के साथ कैसे करोगे। तो वही बात है, उसके साथ में फिर स्किल भी टेस्ट चालू कर, ये मेरा कहना है। इस बात को हमारे गुरुजी भी कहते थे कि भाई बच्चे को 1 से 1.5-2 साल में ना मिल रही जगह, तो भर्ती की प्रक्रिया या तैयारी छोड़े नहीं, लेकिन एक स्किल चालू कर दे अपना साथ में, जो कि लास्ट टाइम पे वो कहीं बेघर सा नहीं रहे। समझ में आ गया ना, कुछ भी, और कौन सा स्किल, वो जो आप उसमें बेहतर कर सके, ठीक है, और आपकी सोसाइटी का हो, ये काम रखें। सही है। चलो तो आगे जो भर्तियों की ओर है वो अगली क्लास में मैं डालता हूँ। ओके।